गुड इवनिंग गाइस। सो दिस इज वन मोर पॉडकास्ट अबाउट वन ऑफ दोज फंडेड ट्रेडर्स जो काफ़ी टाइम से फंडिंग अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हैं एंड ही हैज़ बीन कंसिस्टेंटली टेकिंग द पे आउट्स एज वेल. सो ही विल बी कमिंग लाइव ऑन दिस वीडियो एंड गिव यू द कंप्लीट वॉक थ्रू द फंडेड नेक्स्ट डैशबोर्ड. कैसे क्या ट्रेड्स होती है, कैसे पे आउट्स आती है, कैसे विड्रॉल्स करता है, कैसे इंडियन बैंक में पैसा आती है. ही इज गोइंग टू शो यू एवरीथिंग एंड द बेस्ट थिंग इज वो कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे विच स्ट्रेटेजी यू कैन एक्चुअली यूज whenever you are trading with any of those funded trading platforms. So funded next link में नीचे दे दो in case if anyone wants to go ahead and check the platform. नीचे में discount link and coupon code भी दिया गया है. Go ahead and check it out and let's go ahead and start the video. So at least you can have the clear idea everything. जितने भी सारा myth रहते हैं, लोग बोलते हैं कि funded account जो रहता है profit रहता है, fraud रहता है, fake रहते हैं, payouts नहीं देते हैं. There are a lot of reasons behind this. So don't just read all those bogus comments or reviews online. जो कि क्योंकि लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉप फंड्स फंडिंग उनको लगता है कि चलो सस्ते में 1 करोड़ रुपए में कोई आपको फ्री में तो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए नहीं देने वाला. ऑफ कोर्स दे नीड टू हैव सम चैलेंजेस. अब चैलेंज क्लियर नहीं करके लोग बोलते हैं फ्रॉड है, फेक है. Of course, until unless you are going to cross all those challenges, no one is going to give you free money to trade. So make sure to watch this video end to end, so at least you will have a clear idea everything about how prop funds work, how funded next works, कैसे डैशबोर्ड काम करते, कैसे आप भी पैसा कमा सकते हो, कैसे आप फंडिंग ले सकते हो, कैसे चैलेंज क्रॉस कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज, एवरीथिंग डिटेल्स. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक 200 के लाइव अकाउंट है. ये मेरा करंट रनिंग अकाउंट है. दिस वाज परचेज यूजिंग अ बोगो, जिसकी वजह से मुझे एक और 200 के अकाउंट मिला था विच इज इन अ फेज 2. अगर इसका मैं डैशबोर्ड बताऊँ तो दिस इज करेंटली एट कॉस्ट एंड आई एम वेटिंग फॉर द साइकिल टू एंड टू गेट माई रिफंड बैक अलॉन्ग विद अ पे आउट ऑफ $100 आसपास. सो दिस ऑफ द स्वैप फ्री अकाउंट. तो फंड एंड एक्स ऑफर बोथ स्वैप फ्री एंड स्वैप अकाउंट्स. उसका मतलब क्या है, स्वैप एंड स्वैप फ्री? स्वैप फ्री और स्वैप का डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आप ओवरनाइट कोई चीज़ होल्ड करते हो, कोई भी ट्रेड, सी एफ डीज हो गए, आपके जो भी यू हो गया, जी हो गए, ये सारे पेयर्स, तो आपको एक ओवरनाइट चार्ज लगता है फॉर एक स्वैप चार्जेस. अगर आप ऑफली लेते हो तो अगर आप वो आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं. तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ओवरनाइट के जो आपके बार बार एक होल्डिंग चार्जेस जो कट रहा है वो नहीं कट तरह से. तो आप सिर्फ टाइम पे ट्रेड ले रहे हो तो आप इजीली होल्ड कर पाते हो फ्री वाले अकाउंट में. हाँ, स्वैप फ्री वाले अकाउंट. तो उसके लिए आपको कुछ 20% सरप्लस भरना पड़ता है, बट अगर आपने अकाउंट क्लियर कर लिया तो एनीवेज रिफंड हो ही जाता है आपको. मतलब इट्स अ गुड थिंग फॉर अ गुड ट्रेडर. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द लाइव अकाउंट विच इज रनिंग. ये आई गेस रिसेंटली क्लियर किया है मैंने 16 जैन को. उसके बाद अभी 12 फेब को आई गेट द एंटायर रिफंड थिंग. तो रिफंड इज एक्चुअली कम्स विद द पे आउट. अगर आप मैं दिखाओ तो यहाँ पे एक पे आउट सेक्शन अलग से है. तो यहाँ पे आपके सारे पे आउट दिखते हैं कि मेरे क्या ना टोटल पे आउट्स है कि मेरे जो टोटल पे आउट्स है विच इज क्लोज टू 55,000 प्लीज. मतलब 80% जो हमें मिलता है उसके बाद में. तो इसमें 80% आपको मिलता है 200 के अकाउंट में? हाँ, 200K के अकाउंट पे जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा, समझो किसी महीने मैंने $10,000 बनाए तो मुझे $8,000 मिलेगा. वो भी आगे चल के स्केल अप हो जाता है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे सारे पे आउट्स है. बेसिकली हर एक में आपको पे आउट टाइम दिखता है और पे आउट का अमाउंट दिखता है. तो यहाँ पे देखोगे तो एक $5,000 का पे आउट है. जस्ट अंदर 9 आवर्स. बेसिकली 9 घंटे में मेरे अकाउंट में वो सारे पैसे आ गए. ठीक हो गया. तो मल्टीपल आई थिंक कंसिस्टेंट काफ़ी पे आउट्स है. और ये अगर देखोगे ये सारे बेसिकली मेरे पे आउट्स है. अगर आप चेक कर सकते हो, इनमें टाइम भी दिया है 1 घंटे में मेरा $3,000 टाइमर आ जाता है कि इतना टाइम पे पैसा आया हुआ है. हाँ, इतना टाइम पे. तो इनमें एक ऐसा इनका एक ब्रांड प्रॉमिस है जिसमें अगर आपके 24 आवर्स में अगर पे आउट नहीं आया तो वो आपको एक $1,000 आई थिंक सरप्लस देते हैं. मतलब ऐड हो जाता है? ऐड हो जाना है. हाँ. वो आज तक आई गेस कभी हुआ नहीं उनका. एक बार हुआ था व्हेन देयर वाज सर्टेन आउटेज इन देयर पर्टिकुलर थिंग. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो वो एक उनका ब्रांड प्रॉमिस है जो तो आप तो इंडिया में हो, आप कैसे विड्रॉ कैसे करते हो? सो यहाँ पे मल्टीपल पे आउट वेज है. एक राइस हो जाता है, एक यूएसडीटी हो जाता है और एक बैंक ट्रांसफर भी होता है राइस के थ्रू. तो राइस के थ्रू आपके बैंक में मिल जाता है या तो फिर राइस इंडिया बैंक में आ जाता है. तो फ्रीज होने का कोई टेंशन नहीं है? फ्रीज होने का टेंशन होता है अगर समझो अगर आप राइस से डायरेक्ट P2P कराते हो. तो अगर आप किसी एक अननोन गाय से करा रहे हो जो समझो स्कैनिंग या फिशिंग करके पैसा लाए, राइट. अगर आप अपने ट्रस्टेड डीलर से ही करा रहे हो, अगर आपको कोई बंदा पता है जो ट्रस्टेड है काफ़ी, उसके बैंक में जो भी पैसा है वाइट है, एज एन इट इज लिस्टेड एवरीथिंग, वो आपको भेज रहा है, तो वो फिशिंग का मनी नहीं होगा, वो स्कैम का मनी नहीं होगा, तो आपका बैंक फ्रीज नहीं होता है. जनरली ये जो सारे बैंक फ्रीज के इश्यूज होते हैं वो आते हैं क्योंकि वो साइबर क्राइम के थ्रू या जो मनी होता है उसके वाइट सोर्सेस नहीं होता है. ठीक है, हम जो स्कैम करके पैसा कमा लिया होगा वो रीरूट करके आपके बैंक में आता है. तो बाइनेंस हो गए, अगर आप अननोन वे से P2P कर रहे हो किसी से तो ये सारी दिक्कतें होती है. अगर आप ट्रस्टेड के थ्रू कर रहे हो तो वो कोई इशू नहीं होता है. तो राइस में ये टेंशन नहीं है? राइस में क्या होता है, राइस बेसिकली आपके क्रिप्टो वॉलेट में डालता है,
फिर आपको एक लोकल डीलर या आपके कोई एकदम अच्छे जो ट्रस्टेड डीलर है उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। ओके आप प्राइस से भेजोगे आपकी क्रिप्टो वॉलेट से और फिर वो आपको बैंक में भेज देगा जिससे आपको एक अनदर विश देखोगे तो यहाँ पे जो भी सारे पे आउट्स वो एक सिंगल अकाउंट से अगर आप देखोगे ना लॉग इन डिटेल्स 457060 तो ये मेरा एक लेगेसी अकाउंट था जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ चलाया था। ओके ओके और ये रेड का मतलब क्या है जो रेड वाला एरर आ रहा है? रेड वाला एरर दिस वन ऐसा होता है अगर समझो आपके पास कोई इवैल अकाउंट है वो आपने एक फेस क्लियर किया होगा तो उसका जो रिफंड है ना उसका ऑलरेडी यहाँ पे दिखा देता है कि आपको ये रिफंड आखिर फिर अगर समझो आगे चल के अगर आपने वो अकाउंट ब्लो कर दिया तो ये आपको मिलता नहीं और मिलता नहीं है, जीरो हो जाता है। वो जीरो हो जाता है बेसिकली आपका रिफंड नहीं आएगा। और इनके साथ रिफंड के साथ एक और चीज़ होती है कि आपका जो भी प्रॉफिट चैलेंज का समझो आपका 20K का अकाउंट है आसपास अगर दिखाओ तो 200K का अकाउंट है बस आप बना रहे हो उसको पहले फेज में $16,000 विच इज 8%, दूसरे फेज में आप बना रहे हो 5% विच इज $10,000। आपको एक तरह से 3% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। हाँ उसका भी मतलब अगर मैं कैलकुलेटर में आपको बताऊँ तो $26,000 का आपको और प्रॉफिट स्प्लिट एज इन इसका रिवॉर्ड मिलता है फ्रॉम द चैलेंज फेज इटसेल्फ। आई थिंक नो अदर फर्म एक्चुअली गिव्स यू दिस इनटू 50 करो तो ये अलग से मिलता है। अगर समझो जो मेरे पास अभी 100 के अकाउंट आपको दिख रहा है तो अगर मैंने 5% बना लिया तो मुझे वो 5% का तो 80% मिलेगा ही उसके साथ साथ ये सरप्लस भी मिलेगा। ओके चैलेंज फेज में नहीं? हाँ चैलेंज फेज का ही लाइक यप तो वो एक चीज़ होती है। तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ एंड व्हाई आई फील आई एम यूजिंग फंडेड नेक्स्ट। उसके अलावा अगर मैं आपको वो अगर लेगेसी अकाउंट दिखाऊँ ये जो मेरा लेगेसी अकाउंट है जिसमें अगर आप देखोगे एज इन हर 14 दिन में एक साइकिल होता है। द फर्स्ट साइकिल इज 28 डेज उसके बाद आपका हर साइकिल 14 डेज के बीच में होता है। तो ये फिक्स्ड है या मतलब अच्छा साइकिल चेंज भी होती है? फिक्स्ड है? फिक्स्ड है एज इन हर आपको शायद 14 डेज में होता है हर एक। तो आपके हर 14 कल मैंने देखा 30 डेज भी दिखा रहा था। 30 days is just for the first payout और आई गेस वो जो 30 days है दिस इज फॉर अ डिफरेंट अकाउंट स्टेलर लाइट ऐसे होता है। तो जो मेरे अकाउंट है दैट इज अ स्टेलर अकाउंट जिसमें अनलिमिटेड टाइम मिलता है एंड दिस इज बेसिकली द बेस्ट अकाउंट व्हिच आई फील क्योंकि आप वाला हाँ क्योंकि आपको 10% का लीवे मिलता है। आपको आपका पहला रिफंड जो है वो पहले पे आउट के साथ ही आता है। अगर आप स्टेलर लाइट लेते हैं तो थर्ड आउट के साथ शायद से आता होगा। ओके एंड ये 1200K वाला अकाउंट का खरीदने के लिए कितना क्या लगता है पैसा? इसके लिए क्लोज टू $1,000 लगेंगे। तो मतलब अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ आपको $1,000 अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आपको $1,000 में क्लोज टू $20,000 का लीवे मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रहा 200K मैंने $1,000 में ये अकाउंट खरीद लिया और मुझे इसका रिफंड अभी आ जाएगा एज एन टीम उसके बाद मुझे टोटल लॉस मिल रहा है 20,000 एज अ क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं जो भी बनाऊंगा मैं विड्रॉ करते जाऊंगा। अगर समझो मैंने 10,000 बना दिए तो मैं 30,000 हो गए मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिया अब भी मेरे पास 10,000 है। तो मतलब एक तरह से आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है इतना। जनरली फर्म्स में कुछ फ्यूचर्स फर्म या अच्छे फर्म जो होते हैं बेसिकली और जिनको लाइक रिस्क कम या अपना फर्म का रिस्क कम करना होता है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रखते हैं। मतलब अगर समझो आपने 30,000 बनाए तो आपका ये 20,000 से भी अभी ट्रेल होके और 10,000 ऊपर है। अगर आपका अभी देखोगे तो 200 का मैक्स लॉस 180K हो गया। तो अगर आपने 10,000 और बनाया तो 180K से भी 190K हो जाता है। ये एक चीज़ है जो फ्यूचर्स में होता है फ्यूचर्स के अकाउंट्स में। ओके 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 ओह गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और यहाँ पे ट्रेडिंग का भी पूरा रिपोर्ट आता है कि आपने क्या ट्रेड लिया है कितना लॉट साइज लिया है वो कहाँ पे? हाँ वो सारी चीज़ें दिखती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो समझो वो लेगेसी अकाउंट का दिखाता हूँ। ये तो मेन अकाउंट एज इन है। इसके अलावा ये जो फेज 2 का बोगो अकाउंट है मतलब एक अकाउंट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको एक और मिलता है। ये ऑफर जनरली मतलब फंडेड टेक्स में कई बार आता है। ओ एक क्लियर हो गया तो और एक मिलेगा? हाँ एक और 200K मिल जाता है आपको। तो ये दूसरा अकाउंट है जो फ्री में मिला एक तरह से। हाँ तो अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें मेरा लेगेसी अकाउंट जो है वो ये रहा। तो इसमें कैसा हुआ था बेसिकली ये अकाउंट 18 महीने तक चला था। तो जनरली इस स्पेस में जो लाइक अकाउंट्स के चलने थोड़े कम ही होते हैं कि और फंडेड नेक्स्ट में ऐसा अगर आप समझो 4 महीने में अगर 10% बनाते हो आसपास तो आपका अकाउंट 40% से स्केल अप होता है। मतलब ये तो 200K मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था पिछले साल अक्टूबर में वो अप्रैल में 280K बन गया। मैं 40% का मैं भी ग्रोथ दे दिया इक्विटी में ही। तो एक तरह से मेरा परसेंटेज वाइज भी रिटर्न्स बढ़ने चालू हो गए थे। फिर और 4 मंथ्स में मैंने जब और 10% बनाया तो वो 280K से उनने किया 392K। तो वैसे ही मैंने अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिकली प्लान किया था कि रोड टू स्केल अप 200 to 280। तो यहाँ पे मैंने टोटल पे आउट्स दिखते कि ये टोटल हो गया यहाँ पे 10% हो गया 20,000।
तो स्केल अप बोला, फिर यहाँ पे एक और टोटल हो गया 36,000, तो मुझे एक और स्केल अप मिला। इस तरह से मतलब हर 10% बनाने पे आपको एक 40% का स्केल अप मिलता है। इक्विटी में। हाँ, इक्विटी में। तो आपका परसेंटेज रिटर्न एक तरह से बढ़ जाता है और आपका रिस्क भी एक तरह से बढ़ ही जाता है, आप ग्रो कर पाओगे एक तरह से। हाँ, वो भी है। और एक और मेन थिंग थी कि आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो 80% होता है जनरली स्टार्टिंग में, बट अगर आप एक स्केल अप हिट करते हो तो वो 80% से 90% हो जाता है। ओके, और अगर स्केल अप वाला अकाउंट होता है तो हाँ, तो वो स्केल अप कराने के लिए आपको 4 महीने में 10% बनाना होता है, एनी कॉन्सेक्यूटिव ईयर। 4 महीने में 10%। ओके। हाँ, दैट इज अगर पर पे आउट साइकिल आप देखें तो 0.25 2.5 ऐसा कुछ आता होगा। 4 महीने में आपके 8 पे आउट साइकिल हो गए तो 10 डिवाइड बाय 8 मान लो, मतलब 1.25 हर 14 दिन आपको बनाना है। तो अगर मैंने सेम अप्रोच फॉलो किया एज इन, क्योंकि मैंने प्लान किया था, तो यहाँ पे फ्लैट डेज आपको बहुत दिखेंगे। मतलब मैंने कई मतलब कम दिन ही ट्रेड किया पूरे एक साल में। अगर 18 मंथ्स का ये जर्नी है, उसका आपको गिन के अगर 20 के ऊपर ट्रेडिंग डेज नहीं दिखेगा। मतलब 20 दिन ही आप मतलब मेरा PNL फ्लक्चुएट हुआ आसपास। ओके, तो ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर ही मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को चला सकते हैं तो या बट एक तरह से होता है आपका मैक्स एलोकेशन होता है इनमें। मैक्स एलोकेशन आपकी 300 की होती है परचेज पे। अगर आप 300 के आपने समझो परचेज कर लिया, टोटल एक 200 के परचेज कर लिया, एक 100 के परचेज कर लिया, उसके बाद अगर आपको स्केल अप करना है या आप और साइज बढ़ानी है और अकाउंट्स लेने हैं, तो आप अकाउंट ले नहीं पाओगे, बट इन्हीं अकाउंट में आप स्केल अप कर पाओगे। वो उसके लिए तो लिमिट, तो वो शायद से जाता है 2 मिलियन तक। आई एम नॉट श्योर वो है कि नहीं होगा। जाता है। दैट इज द लिमिट। एंड ये तो सारा MT5 से ही करते होगे। हाँ, तो मेरा MT5 टर्मिनल ये रहा पूरा। टर्मिनल भी हो जाता है, ऐप से भी हो जाता होगा। ऐप से भी होता है। आई थिंक इनके पास एक तरह से ये भी है, इनके वेबसाइट पे भी एक टर्मिनल है विच आई डोंट यूज, क्योंकि मुझे MT5 पसंद है, सो आई यूज द MC5 1। तो वही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लेगेसी अकाउंट जो चला था आसपास में, अगर चैलेंज फेज और वो इंक्लूड करके बताओ तो क्लोज टू 18 मंथ्स ही चला था, और विद जर्नलिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें एक दिक्कत होती है कि सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग ओवरव्यू में सिर्फ द लास्टली फाइनली अकाउंट लो हो गया था, तो आपको फाइनल स्टैट्स दिखते हैं बस, कि जो लास्ट टाइम जब तो आपके नेट रिटर्न्स एक तरह से नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े साइज के अकाउंट पे $10,000 वॉज, लेट्स से 10% वॉज $41,000। एक मूव है मतलब वो ले जाएगा पूरा। हाँ, वो काफी बड़ा हो गया था ऐसे। काफी बड़ा होगा, गॉट इट। हाँ, मतलब वो क्या होता होगा कि जब वो अकाउंट ब्लो हो जाता होगा, वो लास्ट वाला स्टैट्स को अपडेट कर देता होगा। हाँ, लास्ट वाला वो अपडेट कर दिया तो प्रीवियस वाला उड़ जाता है, एंड देन बेसिकली लास्ट वाले में तो आपको फिर दिखेगा कि द अकाउंट इज गॉन, सो द स्टैट्स आर वेरी बैड एज सच। गॉट इट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसके लिए मेरा एवरेज विन रेट इस वाले में से 1.026 दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत कम हो गया था। और एक और चीज़ अगर आपको बताओ तो पे आउट्स में, एज इन ये जो सिंगल अकाउंट के पे आउट्स, आपको कहीं पे भी ऐसा लाइक मार्जिनली बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे मैंने बताया था, ऑन अ 10% अगर 4 महीने में बनाए तो पर साइकिल आपको 1.25% ही बनाना है, विच इज क्लोज टू $3,000। यहाँ पे हर अमाउंट उसके आसपास ही आपको दिखेगा। हाँ, पूरा प्लान होके गया गया है। हाँ, कंसिस्टेंसी से आई थिंक इफ यू आर एबल टू सस्टेन इट योर लाइव अकाउंट, तो काफ़ी मतलब हद तक इंडियन टर्म्स में आपको अच्छा खासा बन जाता है। अगर मैं आपको ये भी बताऊँ 54 into 87, आई थिंक दैट्स मोर आसपास मोर देन इनफ। हाँ, क्लोज ना 50 लाख। एंड देन ऑल्सो प्री स्प्लिट, अगर समझो मैं इस पे अगर 20% जोड़ दूँ तो शायद से टोटल प्रॉफिट है मेरा 70 प्लस था, उसके बाद कट काट के 54 आया ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ये पूरा है। यहाँ पे चलो आपका जो टर्मिनल है, हाँ, इन्हीं का। तो इन्हीं के अंदर अगर आप करते हो तो हाँ, अगर इन्हीं के अंदर करते हैं तो आप यहाँ पे से लॉगिन डिटेल्स डाल के आप सीधा डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। मैं वो नहीं, तो हम अलग से भी MT5 का टर्मिनल खोल के ही वहां से भी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग होता है, एक MT5 होता है, एक सी ट्रेडर होता है, और एक फिर मैच ट्रेडर भी होता है। ऐसे अलग अलग टर्मिनल्स है, बट MT5 इज द ओल्डेस्ट वन आई वुड से। बीच में क्या हो गया था कि MT5 वाज बैंड एंड रिमूव फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फर्म्स, बट फंडेड नेक्स्ट का नहीं निकला था। फंडेड नेक्स्ट हो गया और एक दो फर्म्स का नहीं निकला था, बाकी सब जगह से इट वाज रिमूव। तो एवरीवन हैड टू स्विच टू मैच ट्रेडर और अदर थिंग्स। सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप, कहाँ से हो? Okay, so my name is Sahil. I'm 23 years old. I'm based out of Mumbai, and I've been trading for over 4 or 5 years in this equity, US equity, CFDs. And I have close to, I wouldn't say close to 50, 100K profits. That is ओके, मतलब इतने, मतलब जब आप 18 साल के तब से कर रहे हो ट्रेड? आसपास। So I started with the Indian market and I didn't have access to much capital. मेरे पास कैपिटल की इतनी कमी थी आसपास तभी के टाइम पे, तो जो भी मैंने लिया था पेरेंट्स से लिया था या खुद की सेविंग से था। फिर धीरे धीरे एक दो साल हो गया इंडियन में, इट फेल्ट लाइक इट्स नॉट गोइंग थ्रू वेरी वेल, और मे बी आई हैव टू लुक आउट फॉर समथिंग एल्स। सो आई फाउंड द फॉरेक्स मार्केट, और ये फॉरेक्स कितना साल से कर रहे हो? फॉरेक्स आई थिंक 3 years हो गए। सो आई स्टार्टेड ऑफ, मतलब 1 साल हो गया था, फिर बाद में आई स्टार्टेड एट टीचिंग एट अ सर्टेन प्लेस एज अ फॉरेक्स एनालिस्ट।
तो उस टाइम पे जो मेरा मेजर ग्रोथ हुआ था उसी टाइम पे हुआ था, क्योंकि एक तरह से अगर जब आप पे अकाउंटेबिलिटी आती है, यू नो कि आप किसी को ट्रेड शेयर करने हैं, आपको किसी को अपनी एनालिसिस दिखानी है, तभी जाके आप ले रहे हो, तब जाके आपका अच्छा खासा अकाउंटेबिलिटी, ग्रोथ, पेशेंस, डिसिप्लिन वाला पार्ट आ जाता है। तो वो ओवर टाइम में आ गया। उसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो आई एम बेसिकली अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम IHM मुंबई, which is one of colleges in India. And उसके बाद I decided to switch to finance and I worked 1 year as an index data intern at a certain MNC. उसके बाद and currently I just passed the CMP level 2, which is a Chartered Market Technician level 2 exam. Yesterday. Yep. I want to learn about the market technicals and everything, so I'm studying about it as well. I'm preparing for the CFA, so I have that entire switch kind of going on in the finance. CFA VIT is financial analyst and TN is just with the technicals part. So CITA is under the same thing but with the technicals. As in market technician, जो आपके market related जो भी चीजें हो गई, विक्स हो गया, मतलब market के बारे में सारी चीजें होती है, सब कुछ इन डेप्थ हो गया पूरा। हाँ। तो अभी फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं? Yep, I've been full time trading since the last कितना टाइम 1 year. करते हो एक दिन पे? In the starters में it was close to 12 hours at least, as in I was to trade. हाँ, but now it is very less. अगर मैं करूँ खुद की ट्रेडिंग तो it is max to max 2 or 4 hours, जो आपने NY सेशन में हो गया या कभी जो मेरा सेशन है, उसके साथ साथ I do teaching for the next 6 or 8 hours. ओके, ते पढ़ाते हो फिर? हाँ, so I have a particular community with over 800 people खुद की, and which has close to 100 mentees. तो मैं which is just started 2 months back basically. तो I had a good reach among my own thing where I used to teach before, so वहाँ से लोग आए and they started trying to learn about the same. So basically क्या हो गया था, जब मैंने स्टार्ट किया था एक जगह पे सिखाना, तो मेरा जो पूरा लर्निंग है वो कई सारे लोगों ने देखा था, तो उनको मेरी कुछ ही पता है, तो इट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। हाँ, एटलीस्ट उनको आइडिया है कि किसने इसने ये बंदे ने जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया है। मेरे एथनिक बेसिकली इसने ग्रो किया, तो दिस इज समवन हु कैन हेल्प मी वेरी वेल। करेक्ट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग विद ब्रोकर्स वर्सेस फंडिंग फर्म्स? सो बेसिकली क्या, एक मेन फोकस क्या होता है कि लोग ब्रोकर को ऐसा सोचते हैं कि ब्रोकर आपका ये बुक मार रहा है, बट ए बुक मतलब आप जो प्लेस ट्रेड कर रहे हो वो इवेंचुअली मार्केट में जा रहा है, बट एक तरह से ब्रोकर्स भी बुकिंग करते हैं और आपकी जो ट्रेड्स होती है वो मार्केट में नहीं जाके लिए। उसी चीज को शेम करने के लिए लोग ये कहते हैं कि प्रॉप फर्म आपका से बुकिंग कर रहे हैं, दे वांट यू टू लूज, दे वांट यू टू लूज। तो हाउ डज इट मैटर कि अगर आप एक जगह पे $500 उड़ाओ अपने ब्रोकर में या आप कहीं और पे उड़ाओ, तो एक तरह से अगर मैं आपको बताऊँ तो $500 पे आपको एक 100K का अकाउंट मिलता है। ठीक है, अगर दो एग्जाम एक आसपास 1 करोड़ का हो गया, 90 लाख, ठीक है, तो $500 आप पर्सनल में डाल रहे हो और 500 अपने ब्रोकर में डाल के अपने प्रॉप में डाल के ले रहे हो, तो 500 यहाँ पे आपको 10,000 का डीडी मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ 500 का डीडी मिल रहा है। पर आगे चल के अगर देखोगे भी तो आपको फेज 1 और फेज 2 के बाद एक तरह से प्रॉप्स में 150% का रिटर्न लाना होता है। फेज 1 में आपका 100% हो गया, 10,000 से 10,000 ला रहे हो, और एक और बार फेज 2 में 5% लाना होता है, तो विच इज 10,000 से 5,000 बना रहे हो, तो एक तरह से 150% हो गया। वही चीज अगर अपने ब्रोकर पे खुद के फर्म में कर रहे हो, 500 का 150% कितना ही हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। और दूसरे वाली केस में आपको 1250 नहीं हो रहा है, बल्कि आपका एक लाइव अकाउंट मिल रहा है जिसमें आपके पास क्वेश्चन 10,000 का है और आपका 500 भी वापस आ रहा है एक तरह से। हाँ, उधर ही फॉल्ट। हाँ, वो एक तरह से वो जो पर्सनल ब्रोकर में 1250 में से 500 तो आपका खुद का पैसा है, वो एक तरह से आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। ब्रोकर प्रॉप में क्या हो रहा है, वो आपको वापस आ रहा है, उसके साथ आपको 10,000 का डीडी मिल रहा है, विच इज फ्रेश। बेसिकली अगर आप 1% बना रहे हो, आप 1,000 निकाल रहे हो और फिर भी 10,000 बन रहा है, तो एक तरह से अगर आप वेरी गुड अच्छे ट्रेडर हो विद अ वेरी स्मॉल साइज, लेट्स से बिलो 1 CR अगर आपका साइज है, तो इट इज बेटर टू गो विद प्रॉप फर्म इफ यू आर अ गुड ट्रेडर। लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू शेम इट कि बेसिकली ये डी बुकिंग हुई, दे वांट यू टू लूज, everyone wants you to lose basically अगर broker industry या trading industry को देख रहे हो, and if you are good enough you can make money off it. Of course, there are people who are making and withdrawing in crores all the time. Yep, so that is the thing. And that is the reason why props are the best, I feel. अभी तो काफी फेमस हो गए हैं ना, अभी सबको चाहिए कि चलो ठीक है हमारे पास कैपिटल नहीं है, हम थोड़े पैसे लगा के, अगर हाँ ये है कि डिफरेंस ये है कि जो लोगों को ट्रेडिंग आती भी नहीं है वो भी घुस जाते हैं। दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर एक्चुअली, जिनका हाथ ऑलरेडी सेट है, तो ठीक है चैलेंज लेते हैं एंड पास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्केल करेंगे। बट काफी लोग जो बिगिनर भी रहते हैं वो भी घुस जाते हैं, और उसके बाद जगह जैसे चैलेंज पास नहीं होता, व्हाट दे से इज फ्रॉड है, फेक है, ये नहीं है, स्लिपेज हो गया, मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। मेरे को रूल्स मालूम नहीं थे भाई, तो रूल्स नहीं मालूम था तो ट्रेड क्यों कर रहा था?
वो में एक मेन दिक्कत हुई, लोग बिना रूल्स पढ़े फिर बाद में आते हैं कि हमने एफए क्यों नहीं पढ़ा था, आपको बताना चाहिए था एफए के बारे में मुझे पहले। तो ये चीजें काफी होती रहती है। एंड हाउ मेनी प्रॉप फर्म्स हैव यू वर्कड विद सो फार एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस? I have worked with over I would say 10 prop firms. बाप रे, इसमें हाँ फ्यूचर स्पेस में 4 या 5 थे, 4 है आई गेस मेजर, और फॉरेक्स स्पेस में आई थिंक भी 5-6 हो गए। तो आई हैव लर्न कि गो विद द रिलायबल वंस व्हिच हैव बीन स्टैंडिंग फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक तरह से क्या होता है अगर कोई प्रॉप फर्म बी बुकिंग भी करता है तो एक तरह से आगे चल के अगर समझो उनके पास कई ज्यादा ट्रेडर्स हो गए जो विनिंग है, तो वो अगर कोई फर्म 4 या 10 साल से और उसके बाद अच्छा कैश रिजर्व है तो वो पे भी कर पाएगा। जो कल ही बना है उसके पास कैश रिजर्व ही नहीं है और ज्यादा शुरू में आके ही पैसे मार रहे हैं, तो मतलब एक तरह से वो पूरा प्रोबेबिलिटी साइकिल नहीं चलता है। एक तरह से बताओ तो शायद से 7% या 10% आसपास लोग होते हैं जो फेस को निकाल के लाइव पे पहुंचते हैं। अगर कोई फर्म बहुत सालों से चल रही जैसे फंडेड नेक्स्ट हो गया, और कोई फर्म जो मतलब अपने पे आउट साइकिल्स में काफी फास्ट है, उस तरह वो फर्म्स की बेसिकली रिलायबिलिटी दिखती है, दे आर एबल टू टेक दैट एंटायर थिंग इन अ वेरी क्विक मैनर। क्योंकि अगर साइकिल बड़ा होता है तो एक तरह से समझो 14 दिन से अगर 20 दिन हो गया, एक महीना हो गया, 1 महीने तक आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, आपका पैसा अटका पड़ा है, मतलब ये वही दिखाता है कि वो फर्म वेट कर रही है कि पहले थोड़े फीस के पैसे आए तब हम आगे वाले को पे करें। तो करे हाँ, हाँ छोटे मोटे के लिए वही प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो वो आपका पे आउट डिले होते रहता है। मेन थिंग पे आउट होती है। अगर आप समझो कितना भी मुश्किल करके अगर आप वो 7% मारो, अगर आपको पे आउट नहीं मिला तो वो काफी हद तक चुकता है। हाँ, बेटर टू गो विद द रिलायबल वन, तो पैसे ज्यादा शुरू में भर लो बट आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। पे आउट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मतलब वंस यू मेक इट आपको ये नहीं लगना चाहिए यार मैंने ये क्यों लिया। हाँ, ये मैंने क्यों लिया, करेक्ट करेक्ट। एंड आप इतने सारे आपने बोला कि आपने टेस्ट किया, बट फंडेड नेक्स्ट आप क्यों यूज करते हो? उसमें 2 चीज़ है, एक तो आप उनका ड्रॉडाउन अगर आप देखोगे तो आई थिंक 10% जो है वो अच्छा है काफ़ी। उसके साथ मल्टीपल फर्म्स में 8% का मिलता है, 10% टू एक्स्ट्रा परसेंट जो लाइव अकाउंट में काम आता है एक तरह से। अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया 1:1 आपके फेज 1 में और 1:2.5 है, मतलब 10,000 पे 10,000 बनाना है, 10,000 पे 5,000 बनाना है। एक तरह से RR मल्टीपल्स में भी वो आपको थोड़ा ईजी पड़ जाता है, तो इससे आपका विन रेट बढ़ जाता है एक तरह से कि आपको ज़्यादा लीवे मिल गया। वो 2% तो बहुत ज्यादा है। हाँ 2% बहुत ज़्यादा, वो आपके लाइव अकाउंट में कैरी होता है। करेक्ट करेक्ट। दूसरी चीज़ हो गई आपकी जो 15% का प्रॉफिट स्प्लिट है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो आपको फेज 1 और फेज 2 से मिलता है, वो आई थिंक कहीं नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। तो वो एक थिंग है जो विच आई यूज। और द थर्ड थिंग इज पे आउट, कि पे आउट जो है आपके 24 आवर्स में आते हैं। मेन थिंग क्या होता है अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो आपको टेंशन होता है कि ये पैसा आएगा, आपने क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस सही डाला है कि नहीं, आपके वॉलेट में आने वाला है कि नहीं, या कैसे आप मैनेज करोगे। तो वो जो 24 घंटे होते हैं ना, वो अगर समझो एक हफ्ता हो गया कि ऑफ फॉर्म में, तो वो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इट अफेक्ट्स साइकोलॉजिकली। और ए ट्रेडिंग इज समवेयर वेयर योर साइकोलॉजी नीड्स टू बी वेरी सॉर्टेड आउट। फिर इथारी की आ गई तो फिर तो आप सोच ही सकते हो। आ गया। एंड व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग विद ए प्रॉप फर्म कंपेयर्ड टू पर्सनल कैपिटल? पर्सनल कैपिटल का द ओनली गुड थिंग इज वो 90% के बदले आपको 100% मिलता है। वन एक तरह से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि प्रॉप्स वाई आई फील इज बेटर कि लाइबिलिटी नहीं होती एक पॉइंट के बाद आपको। जैसे मैंने बताया आप अगर रिफंड ले रहे हो, जैसे वो केस मैंने आपको मेरा अकाउंट बताया जो उसको मैंने छोड़ दिया बस रिफंड के लिए, क्योंकि आफ्टर आई गेट द रिफंड ये एक तरह से फ्री अकाउंट हो गया मेरे। हो गया, हाँ, फ्री का पैसा मिल गया बेसिकली। फ्री का पैसा मिल गया, फ्री के मेरे पास $20,000 है जिसके ऊपर मैं जो भी बनाऊँ मैं अपना विड्रॉ कर सकता हूँ, तो मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो वो माइंडसेट के लिए भी काफी आपके लिए अच्छा होता है कि आपका खुद का कैपिटल अभी कोई रिस्क पे नहीं है। अगर आप देखोगे मेरा जो लेगेसी अकाउंट मैंने इसलिए ऐसे ही चलाया था क्योंकि मेरा चिल माइंडसेट था कि मैं 15 दिन में एक बार भी ट्रेड करूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरा पैसा अटका नहीं होता। जो भी अकाउंट है और बस उसके ऊपर जो भी बनेगा वो मेरा है, जो उसके नीचे बनेगा तो आई हैव टू बेसिकली मेक इट आउट। मुझे भरना भी नहीं पड़ रहा है एक तरह से। अगर के कैपिटल में 500 में से लॉस हुआ है तो एक तरह से वो मेरा परसेंटेज टर्म्स में भी है। जैसा अगर आपको वो एग्जांपल भी बताया, अगर 100% से अगर आपका 100 से 10 हो जाता है तो अभी 10 से 100 बनाने के लिए आपको कितना परसेंटेज हायर चाहिए? हाँ, बहुत ज्यादा चाहिए। और वो भी है, पर्सनल में अपने को पैसा ऐड करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं करे, आपको तो फ्री में फंड्स मिल रहा है, बस वही फंड्स को यूज करके रिटर्न बनाना है। पर्सनल में जब तक आप 1 करोड़ के ऊपर समझो आपका पर्सनल कैप नहीं है तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि तब जाके आप अच्छे से ट्रेड करके 1-2% बना रहे हो, तब जाके आपके हाथ में 2 लाख आसपास आएगा। कुछ दिख रहा है, उसके बाद कुछ पैसा दिखेगा। कुल दिखेगा, उसके ऊपर से वो लाइबिलिटी होगी अलग कि आपका खुद का कैपिटल है, पैसा अटका पड़ा है अदर में, क्या पता वो पैसा कहीं और डाल के स्विंग्स में बना लूँ या कुछ कर लूँ, बट नहीं, वो काफी दिक्कत होती है। एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट फंडेड बाय फंडेड नेक्स्ट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है? तो ही है, आई थिंक द फर्स्ट वन इज फेज 1 में आपको 10% बनाना है विद तो फेज 1 एज इन आप ऐसा कहते हो कि हम वेबसाइट में जाते हैं,
कोई भी एक पैकेज को चूज करते हैं कि $100 वाला हो या $500 वाला, $200, $1000 का, मतलब यही इसी को बोलते हैं ना कि हम खरीद के फेज 1 को क्लियर कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली मल्टीपल अकाउंट्स में हमके उनके बेस्ट अकाउंट को जो मुझे लगता है वो बता रहा हूँ, स्टेलर अकाउंट है, उसमें आपको क्या 8% बनाना होता है विद 10% डीडी। तो आप ट्रेड करो, 5 दिन ट्रेड करो, एज ए मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज होनी चाहिए। कई फर्म में कैसा होता है कि ये एक और चीज़ है, कई फर्म में ऐसा होता है मिनिमम 5 ट्रेडिंग है जो आपके डेज होते हैं ना, उसमें आपको हर एक में 0.5% बनाना पड़ रहा है, समझ सकते हो? हाँ, ताकि आप फ्लिप नहीं करो एक तरह से। अगर मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज है तो लोग क्या करते हैं, 0.1 लॉट मार लिया कि वो डे फ्लिप हो जाए, डे काउंट हो जाए, तो इससे आप में से सकते हो। मतलब एक दिन में प्रॉफिट बना भी लिया, बाकी 4 दिन आप बस डे फ्लिप करो, छोड़ दो। ताकि छोड़ दो, हर रोज 0.1 मारो क्लोज करो, 0.1 मारो क्लोज करो। कि बाकी सब में इतनी ये सारी चीजें नहीं है, उनमें आपका सब मिनिमम लिमिट है कि आपको 0.5% बनाना ही, तभी आपका ये डे काउंट होएगा एज अ मिनी ट्रेड। नहीं तो मतलब कैसा, वो आपको फिर 3 दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे 0.5 बना के, समझ। दो रूल है, एक तो वो 8% वाला बनाने का है ही, बट कैसा है ताकि आप गैम्बल ना करो एक तरह से। मैं आपको बताया 1:1 एक में हो जाए। एक ही दिन में मार दिया भाई, चलो। या मैक्स जॉर्डन भी डेली का 5 है, तो लोग क्या करेंगे, पूरा 5 रिस्क करके 1:2 बना लेंगे कि 10 बन गया, हो गया भाई। ये आप बोल रहे हो फेज 1? फेज 1 में 10% का रिस्क है विद एंड यू हैव टू मेक 8%। सेम फेज 2 में 10% का रिस्क है बट यू हैव टू मेक ओनली 5। तो देखा जाए तो टोटल 13% बनाना पड़ता है आपको 8+। तो 2 फेज है, 2 फेज क्लियर करना है, फेज 1 फेज 2। फेज 2 फिर आपको सीधा लाइव मिल जाता है। फिर सीधा आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। एंड ये फेज 1 फेज 2 भी आपको वही MT5 में ही तो आपको ट्रेड करना है। MT5 सी ट्रेडर जो भी आपको लाइक प्रेफर होता है, या तो उनके वेबसाइट पे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। Okay. And can you explain the evaluation process or the challenges the traders need to pass? दिस इज दी एंटायर इवैल्यूएशन फेज। बेसिकली फेज 1 में आपको इतना बनाना है, फिर बाद में फेज 2 में इतना बनाओगे तो तब जाके आपको डायरेक्टली पे होगा। अगर किसी ने मतलब फेज 1 पे ही किसी ने अकाउंट खरीदा एंड जो कितना आप बोल रहे हो 10% लॉस 8% प्रॉफिट बनाना है, बनाया, तो उसको फेज 2 का अकाउंट उसी दिन मिल जाएगा। एज इन एक ऑप्शन आता है जिस पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपको फेज 2 का डिटेल्स उसी दिन मिल जाएगा। ओ भाई ऑटोमेटिकली। फिर फेज 2 होता है, फिर आई थिंक एक केवाईसी प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट भी मिल जाता है। तो केवाईसी आगे होता है या पहले बाद में होता है? बाद में होता है, बाद में होता है। ओके फेज 2 के बाद में होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो आपका केवाईसी करेगा और अकाउंट, केवाईसी सिंपल, आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस या कोई डिटेल आपको दे देना होता है। आगे दिक्कत तो कई फर्म में क्या होता है, वो पे आउट साइकिल जो मैंने आपको बताया था कि लंबा करने के लिए, वो केवाईसी साइकिल लंबा हो जाता है। केवाईसी चल रहा है तो वो डिले कर लेता है ताकि मतलब और फीस आए, ताकि और पे कर पाए। आ जाए। करेक्ट। एंड ये इवैल्यूएशन फेज में लोग क्या सबसे बड़ा क्या मिस्टेक्स ऐसा रहता है जो लोग मोस्टली लोग करते हैं? मोस्टली मैंने लोगों को देखा है करते हुए कि जैसे मैंने बताया कि एक ही दिन में अकाउंट पास कर लिया, आपका 4% या 5% का जो भी इंट्राडे का एक दिन का ड्रॉडाउन है, जैसे मैंने आपको टोटल 10% है, उसके साथ साथ एक इंट्राडे का भी है 5% का। तो लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में 4 या 5 रिस्क कर लिया, 1:2 बनाने का ट्राई कर लिया, बना तो ठीक, वरना अकाउंट गया। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, 4 या 5? हाँ, आर या बार, एक तरह से आप इवैल क्लियर कर भी लोगे, समझो आपका एक बार तुक्का चल गया। फेज 2 में भी चलो तुक्का चल गया वापस, बट आपका लाइव अकाउंट सस्टेन नहीं होता है, क्योंकि आपने फेज 1 और फेज 2 में काफी गंदी हैबिट्स बिल्ड कर ली है। आप एक तरह से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप आपके बायस पे ज्यादा स्टक हो, आप ईगोइस्टिक हो के बस अपने आप को राइट समझते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। आप यू जस्ट वांट टू बी राइट 1 टाइम 2 टाइम, थर्ड टाइम अगर लकी हो गए तो लाइव में कुछ हो गया, वरना तो नहीं चलेगा। एंड स्टैट्स के हिसाब से every guy who's trying to do this is basically in just that 97 or 93% जो हार रहे हैं। So why do be in that until unless अगर आपको अच्छा ये जो वर्क रिस्क मैनेजमेंट वो है करेक्ट। एंड what mindset should traders have to successfully pass challenge? the mindset, which I mean the main thing is discipline and having good emotional stability while you are in a particular trade। और ये सारी चीजें आती है जब आपका एक अच्छा सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब आपको पता है आपका विन रेट क्या है, आपको पता है आपका आरआर मल्टीपल क्या है, आपको पता है आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपकी कैसी होने वाली है। बेसिकली आप क्या, एक तरह से अगर समझो आपको पता है एक इमेज है आपके पास कि आप क्या ट्रेड करने वाले हो, तो आप कंस्टेंटली उसी को ट्रेड करोगे, उसी में स्टार्ट्स बिल्ड करोगे। तो मैं ये बता दो, एक फिफ्थ की स्ट्रैटेजी है, तो मुझे पता है ये 5 की स्ट्रैटेजी कितनी विन रेट है, कितनी आरआर मल्टीपल है। तो आगे चल के अगर समझो 10 में से मुझे पता है मैं 8 ट्रेड जीतने वाला हूँ, अगर 80% का रेट पकड़ के चल रहा हूँ, तो मैं अपने रिस्क के साथ प्ले कर सकता हूँ। बट अगर मुझे पता है कि मैं 8 ट्रेड्स नहीं जीतने वाला, 2 ही ट्रेड जीतने वाला, तो मैं अपने रिस्क के साथ नहीं प्ले कर सकता, राइट? कि मुझे पता नहीं कि मेरे वो 2 विनिंग ट्रेड्स कब आएंगे, एक 2, बल्कि 10 में से 8 में मुझे पता है कि मेरा विन रेट हाई है, तो एक नहीं तो आएगा ही आएगा।
अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक तरह से प्ले कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, विदाउट अ फिक्स स्ट्रेटजी दे ट्राई टू प्ले विद द रिस्क मैनेजमेंट। तो हैविंग अ गुड स्ट्रेटजी इज द मेन थिंग, हैविंग अ क्लियर इमेज ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू इज द मेन थिंग। कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लो, इट वर्क्स वेल फॉर यू, इट वर्क्स एग्री दे, आप इंडिकेटर ले लो, ब्रेकआउट ले लो, बट यू जस्ट नीड टू डिफाइन इट वेरी वेल एंड रिफाइन इट इन दैट वे। वही तो भी बस नहीं, वो कर क्या रहे, बस कर रहे हैं। हाँ। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, या लाइक इट कैन बी लाइक नॉर्मल, अगर कोई किसी का एक स्ट्रेटजी है उसी के साथ स्टिक करे, या इवैल्यूएशन के लिए स्पेसिफिक कोई अलग से स्ट्रेटजी बना ले? देखो, अगर मैं बताऊँ तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो बेटर थिंग ये होता है, इवैल में यू जस्ट ट्राई आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। समझो आपको कोई एक स्ट्रेटजी पता है कि फिर की स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप लॉन्ग यहाँ पे ले रहे हो, तो उसको ट्राई करो विद अ वेरी लो रिस्क, 0.25% रिस्क। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो अगर 10% का आपका डीडी है तो एक तरह से आपको 40 ट्रेड के स्टैट्स बनेंगे। अगर आपने अकाउंट ब्लो भी कर लिया, इज अ विन। अगर आपने ब्लो भी कर लिया, आपको पता है कि 40 ट्रेड में मेरा विन रेट क्या है, मेरा आरआर मल्टीपल क्या है, तो ये चीजें अगर आप अकाउंट ब्लो भी करते हो तो आपकी ट्रेडिंग में एटलीस्ट हेल्प करती है कि अब ये स्ट्रैटेजी गलत है, ये इसके में कम है और मुझे इसका विन रेट कैसे बढ़ाना चाहिए, कि मुझे रिस्क कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, और व्हाट the other things। तो वो एक चीज मेन होती है। वेरी मेन होती है। करेक्ट। एंड हाउ डू यू हैंडल द रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स लाइक मैक्सिमम ड्रॉडाउन, डेली लॉस लिमिट, जैसे आपका लाइव अकाउंट में है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? द थिंग इज, मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा जो अप्रोच है वो काफी डिफेंसिव लाइव अकाउंट में, एज इन आई जस्ट ट्राई टू एम फॉर पर्टिकुलर 1-2% क्योंकि आईना टर्म्स में वो काफी ज्यादा हो जाता है कैप। अब आपके पास समझो मल्टीपल अकाउंट्स है, अगर आपके पास 5-200 के, तो आप एक नहीं 10% बनाने की कोशिश नहीं करोगे, राइट? आप तो बनाओगे 10% का डीडी के साथ आप 2% हर एक में बना रहे हो, तो वो आप एक ओवरऑल एक काफी अच्छा विन हो जाता है। डाइवर्सिफाइंग एंड डूइंग दैट इज द बेटर वे आई फील। अकाउंट्स में अगर आप देखो तो इट इज गुड टू हैव अ डिफेंसिव अप्रोच एंड टेक योर मनी बैक होम। अगर आप विड्रॉ करो फिर वापस ट्रेड करो ना, आपको क्या जा रहा है, आपको जो आपने बना लिया ऑलरेडी वो क्यों रिस्क करना है? आप पता रुक नहीं सकते हो क्या एक तरह से प्योर रेंज व्हिच पीपल फेस? 10% बना लिया बट पूरा उड़ा भी दिया उसी दिन उड़ा दिया। हाँ, वो इंडियन मार्केट में काफी लोग वही करते हैं ना। हाँ, अब तो वो ऑप्शंस एंड स्टफ। एंड व्हाट्स योर प्रोसेस फॉर प्लानिंग ट्रेड्स ऑन ए प्रॉप फर्म अकाउंट? सो प्रॉप फर्म अकाउंट्स में प्रोसेस अगर मैं बताऊँ तो आई हैव फिक्स स्ट्रैटेजी, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है। इट इज समवेयर क्लोज टू द आईसीडी स्टफ व्हिच इज द एसएनसी, एंड आई लर्नड अबाउट वाइकॉफ, रिचर्ड वाइकॉफ, बेसिकली वाइकॉफ थ्योरी उनकी। वो जो है वो ही इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। काफी सारे स्कीमेटिक्स है, सो I know all these things and I have done the CMT level 2 as exam as well, so I know multiple things about indicators, how the VIX things work, the strategies, and then I try to decide which thing to work. So live account में I use this OT approach, जो एक strategy I think I will share today with your everyone. So एक approach हो गया, उसके साथ साथ prop firm live accounts में execution जो है मैं I use limit orders generally। और लिमिट ऑर्डर्स यूज करते हैं, मार्केट ऑर्डर नहीं यूज करते? मार्केट ऑर्डर्स आई फील क्योंकि दे माइट बी सम स्लिपेज इफ आई एम गोइंग इट। अगर समझो 400K का साइज का अकाउंट है और मेरे एचपी काफी टाइट, अगर मैं मार्केट में मारा तो 1% रिस्क पे काफी ज्यादा स्लिपेज आ जाएगा, साइज इज वेरी हैवी तभी। बट फुट अकाउंट में आई एम नॉट श्योर अगर फर्क पड़ता होगा क्योंकि आपकी लॉट साइज ही कम होती है तो मार्केट फिल आपको अच्छे से मिल जाता है। बट दूसरे केसेस में आई प्रेफर द लिमिट ऑर्डर्स और फिर आई प्लान आउट माय एंट्रीज इन एडवांस विद अ गुड रेट। मतलब रिस्क भी प्लान होता है ट्रेड एंट्री के पहले ही, और समझो अगर मैं कोई मार्टिंगेल भी मार रहा हूँ, समझो मार्टिंगेल मल्टीपल एंट्रीज व्हाइल द गोइंग अगेंस्ट मी, तो वो प्लान होती है कि मैक्स लॉस मेरा कितना होने वाला है सब। करेक्ट। एंड आप कौन से पेयर्स में ट्रेड करते हो? बीटीसी गोल्ड में करते हो या नहीं करते? सो आई ट्रेड मोस्ट ऑफ द मेजर्स में आपका यूजीयू हो गया, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। उसके साथ साथ आई मेनली नैस्डैक एंड US30 S&P 500 व्हिच इज एन इंडेक्स ट्रेडर। ये सारे इंडाइसेस हो गए, आपके डैक्स हो गया, FR40 हो गया, ये सारे ट्रेड करता हूँ। उसके साथ साथ कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड द टेक्निकल बस। तो इतने सारे चार्ट्स को आप ये कर रहे हो, हर दिन फॉलो कर रहे हो? हाँ, तो बेसिकली जो मेरी कम्युनिटी में भी तो लोग कई सारे हैं, तो जो लोग ट्रेड करते तो आई हैव टू डू इट। एंड द थिंग इज मेजर्स में देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट ब्रेथिंग एज वेल। अगर समझो नैस्डैक नीचे जा रहा है, आपका डिक्सी ऊपर जा रहा है समथिंग, तो कई तरह से एक तरह से आपको कोरिलेशन भी मिलता है कि आज कमोडिटीज वीक हो सकती है, आज आपका गोल्ड गिर सकता है। समझो अगर आपका यूएसडी ऊपर जा रहा है तो मे बी क्या पता ऑयल नीचे जा रहा हो, ऐसी जो हाँ मतलब कोरिलेशन रहता है। हाँ, कोरिलेशन पार्ट में काफी हेल्प करता है। तो ओवरऑल एक तरह से ये आपका एक मार्केट ब्रेथ की तरह भी काम करता है कि आपको रिलायंस को देख रहे हो आपके पूरे निफ्टी में। करेक्ट। हाँ, तो समथिंग व्हिच आई यूज अ लॉट आई फील। ओके। एंड आप कोई मेजर मतलब स्पेसिफिक टाइम जोन्स पे काम करते हो या लाइक एनी टाइम बैठ गए? सो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है। एक तो मेरा लंदन स्कैन होता है व्हिच इज समवेयर क्लोज टू 12:30 1:30, तो वो एक लंदन ओपन का टाइम होता है।
तो वहाँ पे लंडन मार्केट्स ओपन होता है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी इंजेक्शन होता है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज है, तो इट इज बेस्ड अराउंड द एंटायर लिक्विडिटी इंजेक्शन और द लिक्विडिटी थिंग, कि जहाँ पे लिक्विडिटी मुझे दिख रही है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑन द चार्ट, आई लुक टू टारगेट दैट बाय प्लेइंग गुड आवर मल्टीप्लाई एंड यूजिंग माय ओन स्ट्रैटेजी। तो वो तो यूएस वाला टाइम जोन पे आप काम नहीं करते, यूएस वाला ये? also the US, so mainly US होता है। US is just for trading the Nasdaq and the US 30 stuff। so जो major indices होते हैं इनके, वो मैं US market hours में ट्रेड करता हूँ, which is 8 PM IST। वहाँ लेकर पूरा PM सेशन हो गया। कभी कभी न्यूयॉर्क का PM सेशन which is close to 1 or 2 AM IST, उसके साथ सेशन ओपन। तो I have been nocturnal first। एंड कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो? I use multiple time frame analysis generally, but the lowest I go up till is the 5 minute. Right from the weekly to the 5 minute, I go deep into that and they try to do it. And for scalping, I use 1 or 3 minute, but in the CFD space, I generally don't do it much, क्योंकि CFD space में generally थोड़ा सा आपका जो spread है वो high होता है। एक तरह से NQ में या नाइट्रास की बात करूँ तो 1-2 पॉइंट का spread हो जाता है, वो कभी कभी चुभने लगता है अगर आपकी साइज ज़्यादा हैवी हो गई। तो स्कैल्पिंग सा स्कैल्पिंग तो वही वो बहुत मतलब इंस्टेंट स्प्रेड्स एकदम जीरो है समझो, फ्यूचर्स में जनरली होता है, तो आई डू दैट। So Got it. separate futures account just for scalping। ओके। एंड आप लॉट साइज कैसे डिफाइन करते हो? मतलब आपके रिस्क एक लिमिट है ना, जैसे 200 के में एक लिमिट रहता है, तो आपको कैसे डिफाइन करते हो मेरे को इतना लॉट साइज ही ट्रेड लेना है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा? ओके, तो उसके लिए आई हैव अ डिफरेंट पोजीशन साइज कैलकुलेटर। सो अगर आप एंटीफाई में एक सेपरेट पोजीशन में स्क्रीन शेयर करूँ अभी? हाँ, करो करो। तो अगर आप देख सकते हो, ये एक पोजीशन साइज कैलकुलेटर है एंटायर थिंग। यहाँ पे अगर आप ऊपर देख रहे हो, इसमें क्या आपको सारी चीजें दिखती है कि मेरा जो, अगर मेरी ग्रीन लाइन है, 2 लाइन है, एक ग्रीन लाइन है और एक ब्लू लाइन है, ठीक है। ओके। सिर्फ ड्रैग करता हूँ, ये मेरा एसएल हो जाता है ग्रीन लाइन, और ये मेरा एंट्री लाइन हो जाता है ब्लू वाला। ये यहाँ पे मैं रिस्क परसेंटेज डाल दूँ कि मेरा 1% रिस्क है, तो मुझे वो अपने आप साइज बता देता है। ओके। 5%। So this is what helps me using basically get my position size and stuff। but ये कैसा होता है, अगर समझो मैं कोई क्रॉस पेड ट्रेड करता हूँ, APF हो गया, AUD कैड हो गया, तो इनकी मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं पता है। एज इन यूरो USD मेरे को पता है इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइज। अगर मैं आप पे यहाँ पे क्लिक करूँगा इसकी स्पेसिफिकेशंस में करके, तो मुझे दिखेगा कि 1 लाख की इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक वो सिंस आई हैव दैट एक्सपीरियंस, तो मैं मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट इट इज नॉट द सेम फॉर AUD कैड एंड दी अदर थिंग्स, राइट। आई यूज दिस पोजीशन साइज कैलकुलेटर, जो आपको सारी चीजें दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आपका पोजीशन साइज दिखा रहा है 0.7 लॉट्स का रिस्क दिखा रहा है, आपका $1000 का रिस्क है। फिर आप इंस्टेंट या पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है, उसके साथ आपका मार्जिन भी दिखा रहा है कि इस ट्रेड में आपका कितना मार्जिन जाने वाला है। मार्जिन जाने वाला है 200 के में से। आपका स्वैप चार्जेस कितना होता है, अगर समझो स्वैप चार्जेस जो मैंने आपको बताया कि जो लगता है, तो अगर आपका स्वैप अकाउंट नहीं होता तो आपको ये स्वैप भरना पड़ता है। लॉन्ग पे भरने पड़ रहे हैं, 600 भरने पड़ रहे हैं, जो भी है सारी चीजें। आई यूज द पोजीशन साइजर। उसके अलावा आई थिंक फंडेड नेक्स्ट हैज इट्स ओन थिंग ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। यहाँ पे कहीं पे इनसाइड देयर ओन थिंग, जो उनका टर्मिनल है उसमें भी दे हैव अ पोजीशन साइजर अलॉन्ग विद इट व्हिच इज फिटेड, तो आप वो भी यूज कर लो। आई प्रेफर दिस वन क्योंकि आई यूज द एम्पलीफायर ना। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। एंड आप क्या स्ट्रेटजी, मतलब अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसके जगह वहाँ पे आप क्या करते हो? कि आपका कोई फिक्स स्टॉप लॉस है कि मैं ट्रेड इतना लॉट का लूंगा एंड वहाँ पे मेरा फिक्स स्टॉप लॉस इतना ही है, इतना आएगा तो ऑटोमेटिकली आउट? अब तो बेसिकली जब भी मैं कोई ट्रेड एंटर करता हूँ, आई हैव फिक्स स्टॉप लॉस। समझो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री प्लान की गई थी और यहाँ पे फिक्स स्टॉप लॉस प्लेस था एड ऑफ दिस ये शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा रिस्क 1.5% है और मैं 1.5% से पूरी ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे 1.5% पे ही कटने वाला है। तो ये चीज़ जाती है जो मैं एंट्री के पहले ही प्लान करता हूँ, विच इज़ फॉर योर फिक्स सेटअप। एक दूसरी चीज़ होती है मार्टिंगल एंट्रीज। इस आपके इस एरिया में आ रहा है तो आप यहाँ 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 तीनों पे ऐड कर रहे हो, यहाँ पे तो वो एक और अप्रोच है which I sometimes use in the accounts but not very much because martingale is something कि it works very well until it doesn't। कि मतलब जब तक आपके साथ मतलब प्राइस घूम रही है तब तक ठीक है, बट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर गई तो यहाँ पे आपको लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो एक तरह से कुछ पॉइंट के पास एक तरह से गैम्बलिंग स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। जैसे पैन आउट नहीं करो, मतलब जब पता है कि मेरा एसएल इधर है तो मैं टोटल एक 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 करके 3% का एसएल ले रहा हूँ। देखो पता ही नहीं उसका एसएल इधर है, वो तो खुला ही छोड़ रहा है ना कि एक 3 तो मार लिया, यहाँ पे 14 भी मार लेगा। बहुत ले लेगा वो। एंड क्या आपका फेवरेट स्ट्रेटेजीज क्या है? आप कैसे क्या क्या यूज करते हो? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। ये मेरा जर्नल एक तरह से। और डिसाइड कैसे करते हो? मतलब हर ये के लिए अलग, जैसे गोल्ड के लिए मैं कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ अलग कर, ऐसे किया हुआ है? हाँ, सो बेसिकली मुझे पता है कि लिक्विडिटी आवर्स किसके होते हैं। समझो नैस्डैक का जो ओपन टाइम है 8 PM है,
8 PM IST, तो उसके द्वारा उसकी लिक्विडिटी काफ़ी आती है। तो अगर आप जो भी पेयर ट्रेड करते हो, यू नीड टू नो व्हाट आर दी मार्केट ओपन टाइमिंग। समझो ईयू हो गया, तो ईयू का लंदन मार्केट्स के साथ 1:30 को ओपन हो रहा है, और ये एशियन शेयर्स हो गए, AUD, NZD, USD, तो ये एशियन टाइमिंग पे ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन होगा। तो इनमें कैसा होता है, ये जो लिक्विडिटी टारगेट होती है वो उन टाइम पे होती है, राइट? उनके मार्केट्स तब ओपन है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो हर एक के लिए अलग थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। समझिए यहाँ पे एक एशियन रेंज मॉडल है। इसका मतलब क्या है, एशियन रेंज में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको एक एशियन पेयर खोल दूँ और उसका एक एशियन रेंज इंडिकेटर लगा दूँ, देखो ये हो गया, ठीक है? एशियन रेंज हो गया, मतलब यहाँ पे सारे एशियन ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्टेट के हो गए, JPY के हो गए एंड स्टफ, वहाँ के ट्रेडर्स। तो इन लोग इन छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? स्ट्रैटेजी मेरी कैसी है कि बेसिकली इनमें से समझो यहाँ पे एशियन लोग यहाँ पे जब ट्रेड कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये SP होगा उनके सेशन के। तो एक तरह से सेशन टाइमिंग्स का SL हो जाता है कि ये सेशन के लो प्राइस नीचे गई, इनके सारे SL ट्रिगर किया और फिर ऊपर चले गए। तो ये स्ट्रैटेजी एशियन रेंज की स्ट्रैटेजी हुई, वो काफी फेमस है स्पेस में। ट्राई टू टारगेट कि इनका हाइज या लोस टारगेट कर लिया एंड देन ट्राई टू टारगेट द नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी। एक तरह से यहाँ पे सारे के SL ट्रिगर हो गए, नेक्स्ट SL यहाँ पे ऊपर है, ये विक के नीचे के निकल गया तो ये हाई के ऊपर के निकलेगा अभी, राइट? ये एक हो गई। फिर एक काफ़ी मैकेनिकल अप्रोचेस भी होती है। एक होती है कि बेसिकली फिब एंट्री। फिब जनरली यूज एज अ रिट्रेसमेंट टूल। मतलब समझो आपको पता चल रहा है कि एक एंटायर एक्सपेंशन हो रहा है प्राइस का, प्राइस यहाँ से यहाँ आ रही है, लाइकली क्या हो रहा है पे एक रिट्रेसमेंट होगा, प्राइस से ऊपर आएगी थोड़ी लिक्विडिटी लेने, एंड देन इट विल ऑफर यू न्यू लो, सिंपली। तो ये एक काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है फिब की, जिसकी आसपास क्लोज टू 30-40% विन रेट है। और उसमें एक और रिफाइनमेंट लोग करते हैं, OT यूज़ करते हैं, विच इज आई थिंक नेम्ड बाय ICT, विच इज ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो अगर आप फिब की रूल्स देखोगे तो 0.618 ऐसा कुछ आता है इसके फॉर्मूला। सिंपली OT की थोड़ी अलग रूल्स है, बेसिकली यहाँ पे कुछ परसेंटेज के डिफरेंस है, तो ये काफ़ी रिफाइन हो जाता है एंड यू हैव दिस OT रेंज। तो यहाँ से प्राइस जनरली रिट्रेस करती है विदाउट गोइंग डीप इनटू दैट। आप यहाँ पे सिंपली एक हाई प्रोटेक्ट करके नेक्स्ट लो टारगेट। तो ये एक दो स्ट्रैटेजी हो गई, एक एशियन रेंज हो गया, और ये सारी मेरी बेसिकली नोट्स है उसी के वे में कि जैसे एशियन रेंज मॉडल की यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गई, इसका हाई निकाला और फिर नीचे गिरा, एंड इट इन रिटर्न डिफाइंड एज वेल कि बेसिकली क्या देखने पर आई एम ट्रेडिंग दैट, फाइंडिंग अ सुपर FEG हो गया, फाइंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, सप्लाई डिमांड हो गया, एंड वॉट एवर यूर लुकिंग एट अकॉर्डिंग टू योर ओन सेटअप। तो ये मेरी सारी अच्छी स्ट्रैटेजी है विच आई यूज इन द सेम थिंग। ओके। एंड फंडेड नेक्स्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि इतना मैक्स लॉस है, इतना मैक्स प्रॉफिट है, मतलब इतना मैक्स ड्रॉ डाउन है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करनी पड़ती है, लाइक इट स्टेज एज इट इज? The thing is, I do change it just in the eval phase, क्योंकि eval phase में क्या होता है, since I am a seasoned trader अभी, I know what my win rate is। मुझे पता है कि मेरा win rate समझो 60-80% है, तो next 10 trade में I will have at least 10 winners or something, and this that 1%। मुझे 1% रिस्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कम से कम मैं 3 या 4 बार या 6 बार तो जीतने वाला हूँ। तो लाइक आर मल्टीपल टर्म्स आई विल हैव दैट क्वेश्चन इवेंचुअली, बट उसके अलावा तो कोई नहीं। आई थिंक आई प्ले विद द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बिट इन द eval अकाउंट्स बट नॉट इन द लाइव अकाउंट। और अगर आप लाइव अकाउंट में आई थिंक करते भी हो तो यू गेट अ लेवरेज रिडक्शन, आई फील। समझो अगर आप गैम्बल कर रहे हो, दैट इज बैड थिंग इवन फॉर द फर्म, क्योंकि वो लोग आपको कॉपी भी नहीं कर पाए एक तरह से। हाँ हाँ, तो उनके लिए भी एक तरह से बैड हो जाता है। तो दैट इज समथिंग विच रेस्ट्रिक्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि आप अगर गैम्बल कर रहे हो तो इट इज बेटर टू हैव लेस लेवरेज। फॉरेक्स में द लेवरेज थिंग इज वेरी गुड आई फील। वो तो है। तो आप स्कैल्पिंग करते हो या पोजिशनल मोस्टली? मोस्टली पोजिशनल, आई वुड से आई स्टे ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम पे रहता हूँ मैं। उसके बाद स्कैल्पिंग आई यूज डिफरेंट अकाउंट्स स्कैल्पिंग के लिए। तो 1 आवर पे आई ट्रेड और मे बी ऑन द 15 और द 5 मिनट एट मैक्स। तो समझो अगर मैं आपको ये एक एंट्री दिखाऊँ, विच इज ओवर हियर ऑन दी 1 आवर, तो यहाँ पे जो दूसरा शॉट था जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे SL लगा, राइट? तो ये वो OT एंट्री वाली थी, फिब वाली एंट्री की। मैंने ये ऑप्शन मार्क किया, 618 से आएगा वो, 18 से आएगा, बट इट फेल्ड इवेंचुअली। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या हुई कि बेसिकली प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिया और यहाँ पे मल्टीपल हाइस थे, 1 हो गया, 2 हो गया। तो मैं ये सारे हाइस को टारगेट कर रहा था एक तरह से, और मैंने इस FEG मतलब फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस आप बोलते हो जनरली, उस पे एंट्री ली थी व्हाइल प्लेसिंग माय SL जस्ट राइट बिलो इट एंड ट्राइंग टू टारगेट द एंटायर थिंग फॉर 1:6 आसपास या समथिंग। तो इसमें काफ़ी अलग चीज़ें भी होती है। तो मैं एक तरह से अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करता हूँ। तो जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे मंडे है, अगर आप देखो ये पूरा दिन मंडे था जहाँ पे मार्टिन लूथर किंग डे था, तो मार्केट्स बंद थे, इस पूरा ड्राई पीरियड है। उसके बाद मार्केट खुला, मार्केट ने यहाँ पे लो से सारे SL हटाए और फिर बाद में मार्केट ओपन पे भी गया। तो ये देखो 8 PM IST दिख रहा है आपको नीचे टैग, मार्केट ओपन पे मार्केट गिरा और उसने सारे SL वापस ट्रिगर किए। तो दिस वाज वे
कंफर्मेशन कि यहाँ तक एवरीवन इज आउट हु इज इन द लॉन्ग। यहाँ पे एक बार आउट हुआ दैट ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे के शाम को भी सेम चीज हुई। तो दिस इज अ कंफर्मेशन, नाउ द प्राइस इज नाउ ट्रेंडिंग बुलिश। और यहाँ पे ऊपर ये सारे हाईज इवेंचुअली निकल सकते हैं 1 2 3 4 5। And I think the same trade was executed over here, the same place long, and this was close to $16,000. I mean, Okay, one single trade पे. yep, one single trade. So since I know my ARA and stuff, तो मैंने risk थोड़ा बढ़ाया था, as in 1.5%. Okay. एंड आप जो अभी जो नए वाले जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बिफोर इवन द फर्स्ट पे आउट, उनके लिए आप क्या बोलोगे? उनके लिए मैं आई वुड सजेस्ट कि फर्स्टली बिल्ड दैट डिसिप्लिन, बिल्ड बी दैट मच अकाउंटेबल कि आप अपनी ट्रेड्स किसी और के साथ शेयर कर पाओ, अपना एनालिसिस किसी और के साथ शेयर कर पाओ, और आप उस पर स्टैंड भी करो कि आप कुछ और बोल रहे हो कुछ और कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर आप बोल रहे हो कि मैं दिन की एक ही ट्रेड लूंगा, तो आपको वो करना होता है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करो। आपकी जो स्ट्रैटेजी समझो, अगर मैं सिंपल बताऊँ तो ये आपकी ओटी जो फिफ्थ स्ट्रैटेजी थी, तो अगर आप बोल रहे हो मैं ये कर रहा हूँ, तो आपका हर चार्ट सेम दिखना चाहिए। और इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास एक बैक टेस्टेड डेटा या जर्नल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा खुद का जो ईवैल फेस था, तब मैंने कई सारे जर्नल ट्रेड्स लिए थे। तो आप देखोगे 92 जर्नल ट्रेड्स है सिर्फ ईवैल फेस के, उसी अकाउंट के। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं समझो 4 ट्रेड भी किसी भी ले रहा हूँ, मैं एटलीस्ट इसे जर्नल कर रहा हूँ कि मुझे पता चले मैं गलत क्या कर रहा हूँ, और मैं अगर गलत कर भी रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मे बी ओवर ट्रेडिंग हो रही है मेरी उस दिन, या मेरा आर मल्टीपल गलत हो रहा है, मेरा रिस्क गलत हो रहा है। तो शुरू में तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो रहा है, वर्क ऑन अ डिफाइंड स्ट्रैटेजी, एक फिक्स स्ट्रैटेजी यूज करो, कोई भी हो सकती है। अगर आप ब्रेकआउट भी ट्रेड करते हो, चीजें वर्क करती है until and unless you are shifting to one different things again and again. अगर आप एक ही फिक्स स्ट्रैटेजी करोगे तो वो चीज़ें वर्क करती है इवेंचुअली। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड जर्नल देम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देख मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, मतलब स्ट्रैटेजीज नहीं, ट्रेड्स है। यहाँ पे NZD/USD 0R, मतलब यहाँ पे मैंने 0R बनाया है। आर तक वैसे रिस्क हो जाता है, मैं 1% रिस्क करता हूँ उससे। तो आपके लिए अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसके लिए वो कम होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए, ताकि उसके पास 40 ट्रेड आ जाए, तब जाके एक अकाउंट ब्लो है। करेक्ट. ये मल्टीपल समझे ये जर्नल हो गई मेरी, जो शायद से जुलाई वी 2023 के जर्नल है व्हेन आई स्टार्टेड बैक देन। ओके. मल्टीपल थिंग्स है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या स्ट्रैटेजी यूज की। मैंने लिक्विडिटी स्वीप यूज किया है, IC 2022 मॉडल किया है, एक्सट्रीम डबल कंफर्मेशन, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है मेरी। तो ये अगर आपको मैं समझिए ये खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है मैंने क्या स्ट्रैटेजी से ट्रेड किया था, मेरा क्यों लगा था, और मेरा वाज अ वेरी कुड बी अ वेरी गुड ट्रेड इन US30 नास स्वीस। तो ये इनसाइट्स मुझे पता चलते हैं, जो अगर नेक्स्ट टाइम रिपीट होते हैं तो मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद हैव यू एवर फेल्ड अ चैलेंज और लॉस्ट एन अकाउंट? इफ सो हाउ डिड यू बाउंस बैक? कितने सारे अकाउंट्स को उड़ाया गया है? एज इन मैं आपकी खुद की जर्नी बताऊँ तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद अ 5K एंड आई डबल डाउन ऑन एवरी लूजिंग अकाउंट। Oh, double. Nothing but league. Yep, so I lost a 5K. I started with a 10K. I lost a 10K. I went on to a 25. 25 is 50. 50 is 100. 100 to 200. So finally, 100 tak I was like, I was all out. I don't have money now. I don't want to trade this. And I was basically just trying to figure it out. मैं multiple strategies कर रहा था, तो तभी I learned everything about martingale और Richard Wyckoff. तो मतलब मैंने तभी के टाइम पे 10 या 20 अलग स्ट्रैटेजीज, अलग लोगों की स्ट्रैटेजीज ट्राई कर ली थी। So then I was like, now I know everything, but I'm trying to use everything at the same time. That is अगर समझो आप लिक्विडिटी ट्रेड कर रहे हो कोई हाई का, तो बेसिकली आप मार्क कर रहे हो कि वो हाई का ब्रेकआउट फेल होगा, बट मैं ब्रेकआउट भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक तरह से मेरी जो माइंडसेट हो गया काफी मिक्स्ड हो गया था। तो देन आई डिसाइडेड मेबी आई नीड टू फोकस ऑन जर्नलिंग स्टफ। तो फाइनल आई बॉट दैट 200 के अकाउंट, द वन लेगेसी अकाउंट, यूजिंग बेसिकली माय पेरेंट्स वहां से इतना अकाउंट उड़ाया गया है? आसपास आई वुड से 6 to 8 आराम से, एज इन एवरी डबल डाउन पे आई ब्लू। सो आई नेवर गॉट अ पे आउट, क्योंकि जो मेरा लर्निंग फेज था तब आई वाज लाइक जस्ट ट्राइंग स्टफ आउट एंड आई वाज ब्लोइंग अकाउंट। मैं तभी गैम्बल करके भी नहीं निकाला था, क्योंकि आई डिडंट वांट टू डू दैट। कि गैम्बल करके आई वाज सिंपल थिंग कि अगर गैम्बल करके निकल भी जाता मैं लाइफ में कुछ सस्टेन कर नहीं सकता। तो वो जो फाइनल 200 के बेसिकली जो मुझे मिला, तो आई टुक माय पेरेंट्स मनी, आई वाज लाइक जस्ट लास्ट सेंस आई वांट टू डू इट एंड आई टुक इट फाइनल 200 गेम। और उस 200 के लाइक जो फेज 1 फेज 2 को मैंने कम से कम 6 महीने चलाया होगा, तब जाके मेरे पास कम से कम 150 जर्नल ट्रेड्स बनी उसी के अंदर, और तब जाके वो निकला। और फिर वो लाइव अकाउंट सस्टेन हुआ ओवर 1 ईयर। तो लाइव अकाउंट मिलने के लिए आपको कितना टाइम लगा? लाइव अकाउंट मिलने के लिए मुझे फेज 1 और फेज 2 में आसपास 6 महीने लगे, और फिर वो 1 साल तक चला, क्योंकि मैंने तब स्टार्ट किया कि आई एम नाउ डिसिप्लिन ट्रेडर। अभी मैं डिसिप्लिन वे से करूंगा, मैं जर्नल करूंगा, तो मैं रिस्क भी डिफाइंड रख रहा था कि मतलब अगर बन भी रहा है तो एक तरह से मेरा पूरा पैसा नहीं बन रहा है।
एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन व्हाई माय अकाउंट लास्टेड ओवर 1 ईयर उसी वे में कि आई वाज ट्रेडिंग विद अ वेरी गुड डिफाइंड स्ट्रेटजी और मुझे पता था अब मैं क्या कर रहा हूँ. मैं अब रिस्क के साथ प्ले कर सकता हूँ. नाउ आई कैन रिस्क 1% इंस्टेड ऑफ 0.25%, ट्राई टू फिगर इट आउट कि मुझे अब पता है मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या वर्क करता है. तो यार दैट इज द मेन थिंग. तो क्लोज टू 6 महीने लग गए आपको फेज 1 फेज 2. Phase 2 on a single account, which was the basically my last account. But इसके बाद I'm not purchasing anything. Right. And doubling down was the biggest mistake I feel कि हर account के साथ मतलब पैसा भी ज़्यादा जा रहा है इस तरह से. पैसा है, हाँ वो भी एक पैसा भी डबल डबल जाए भी. सबसे स्मॉल वाला अकाउंट में कितना पैसा जाता है? 5K वाला अकाउंट में 5 के आई थिंक $80 का होता है तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार एट 100K वाला 100 के वॉज $40,000 ₹40,000. 40,000 रुपीज, $500-600 हो गया. हाँ $500 आसपास. और 200K वाला क्लोज टू $1,000. 1 लाख तो उस टाइम पे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग 18-19 ईयर ओल्ड में लाइक 1 लाख तो वाज अ वेरी बिग. बहुत ज्यादा. बाद में आगे भी हो गया. एंड व्हाट्स योर अप्रोच टू स्टेइंग इमोशनली ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ लूजिंग स्ट्रीक? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कॉन्स्टेंटली 2 दिन 3 दिन लॉस हो गए तो आप क्या करते हो? ब्रेक ले लेते हो या कोई ट्रेड चलता रहता है? द थिंग इज आई ट्राई टू रिस्क माई लेस. मतलब मेरा जो रिस्क 1% होगा वो अब 0.25 हो जाएगा. या समझो मेरी जो विनिंग ट्रेड्स अब तक आ नहीं रही है, मैं वो रिस्क को बढ़ाता भी नहीं हूँ. और उसके बाद रिग्रेट नहीं होता अगर उसके बाद कॉन्स्टेंटली 3 दिन विन हो गया? वो मैटर नहीं करेगा क्यों, फिर मेरा क्वेश्चन और मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो मैं वापस 1% से अच्छी ट्रेड ही लूँगा. दिक्कत क्या है, जब आपका लूजिंग स्ट्रीक होता है तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट पे तो इफेक्ट आ ही रहा है क्योंकि आप 1% रिस्क करो. मेन इफेक्ट क्या होता है कि आप ट्रेड्स अच्छी नहीं ले रहे हो. आपका जो स्ट्रैटेजी लाइकली आप उसके हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हो, इसलिए आप गलत कुछ कर रहे हो. तो लूजिंग स्ट्रीक में लोग यही होते हैं, लोग टिल्टेड हो जाते हैं, एक तरह से इगोइस्टिक हो जाते हैं कि भाई मैं गलत कैसे हो रहा हूँ जब मैं सब सही हूँ. तो दैट एक्सेप्टिंग दैट थिंग एंड बीइंग हम्बल टुवर्ड्स ट्रेडिंग इज लाइक द मेन थिंग. अगर आप हम्बल नहीं रहोगे तो मार्केट आपको हम्बल कर लेगा. ले लेगा, सब कुछ ले लेगा. So that is the main thing I prefer. And responsibility. अकाउंटेबिलिटी वो तो एनी टाइम एनी टाइम. एंड आपका ये रिस्क मैनेजमेंट वाला अप्रोच कैसा रहता है व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग विद? मतलब अभी आप बोलते हो कि आप पर्सनल फंड से ट्रेड करते ही नहीं हो, ओनली प्रॉप फंड पे ही करते हो. Only तो prop funds. Yes. अगर अगर आप पर्सनल फंड्स में अगर आप ट्रेड करते एट द सेम टाइम अगर प्रॉप फंड्स में ट्रेड करना है तो दोनों में आपका रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच सेम रहता है या कि अब मेरे खुद के पैसे में ट्रेड करता हूँ तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग रहेगा, फंडेड में करता हूँ तो मैं अलग रहेगा? I would say कि फंडेड में अलग क्यों होता है क्योंकि एक तरह से अगर समझो आपका 10,000 का डीडी है एक 100K में, तो अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो आप 100K पे 10% कर रहे हो. बट अगर मेरे पास असली 100K होते तो मैं तो 1% ही करूँगा एक तरह से पूरे कैपिटल, तो इतना फर्क नहीं पड़ता होगा. तो रिस्क मैनेजमेंट टर्म्स में गेटिंग अ 1% के साथ 1:2 RR हो गया. समझो 2% बना लिया आपने हर 14 दिन में, तो 2% भी हमारे आईएनआर टर्म में बहुत हो जाता है यार. तो 14 days यू आर गेटिंग आसपास 2 lakhs, दैट इज क्लोज टू महीने का 4 लाख एंड देन साल का 40-50. which I just doing the least. I mean कुछ मत करो, 14 दिन बैठ के सिर्फ एक ट्रेड लो, 1:2 बनाओ. दैट इज द थिंग. अगर आपने कुछ गलत कर भी लिया तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक पे आउट साइकिल मिस हो जाएगा, एक 2,000 का मिस हो जाएगा, एक 4,000 का मिस हो जाएगा. बट ओवर द लॉन्ग रन यू आर एटलीस्ट मेकिंग मनी एंड being break even is the biggest thing in this. पहले ब्रेक इवन तो आ जाए. एंड आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते? द थिंग इज मेरा जो स्ट्रैटेजी AMD पार्ट है, जो मतलब अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक रिचर्ड वाइकॉफ की थ्योरी के थ्रू भी होता है, जो एक ICT में भी आई थिंक इट्स एक्सप्लेन. तो ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को अलग अलग नाम दे दिया गया है. तो द पायनियर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वो रिचर्ड वाइकॉफ. तो उन्हें एक अपनी वाइकॉफ थ्योरी बनाई थी विच बेसिकली स्टेट्स की प्राइस समझो अक्यूमुलेशन कर रहा है, फिर एक मार्कअप कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और फिर एक मार्कडाउन कर रहा है. तो उसके अराउंड एक AMD स्ट्रैटेजी. जनरली क्या होता है कि समझो अगर आपकी लिक्विडिटी बेस्ड ही हो गया ये. लिक्विडिटी बेस्ड ही हो गया, तो समझे कोई न्यूज़ इवेंट आने वाला है, तो वी आर इन दैट एंटिसिपेशन कि ये न्यूज़ क्या करेगा, एक तरह से मैनिपुलेट करेगा और एक हाई या लो या कुछ निकालेगा. तो आई प्ले दैट मैनिपुलेशन, आई प्ले द प्राइस आफ्टर द मैनिपुलेशन कि बेसिकली प्राइस ने एक हाई या लो निकाल दिया कि वहाँ पे लिक्विडिटी के लिए चले गया. अब यहाँ से प्राइस नेक्स्ट सेट ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पे समझो नीचे होगी या ऊपर होगी, तो उस तरह पे मूव करेगी. तो न्यूज़ ट्रेडिंग बेसिकली लेट्स से मैं जो विद द न्यूज़ करता हूँ वो तभी करता हूँ जब मेरे पास क्वेश्चन हो. समझो अगर आप ये ट्रेड देखोगे जो शायद 16% वाला था या $20,000 का, उसमें क्या हुआ था कि आई हेल्ड थ्रू अ न्यूज़ बिकॉज आई वाज अप 2 और 3%. कि अब समझो अगर नीचे आता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉस्ट पे आ जाएगा. क्योंकि अगर न्यूज़ पर अगर आप समझो एक फ्रेश ट्रेड एंटर मारते हो तो सीधे काफ़ी दिक्कत होती है कि अगर आपने 1% रिस्क किया तो 2% चले जा सकता है, 3% चले जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है. तो वैसे भी तो अपना मतलब फंडेड फर्म्स पे तो कहीं भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अलाउड भी नहीं रहता होगा शायद. फंडेनेक्स में है सिर्फ, बाकी सब में नहीं है. वो ले सकते हैं. हाँ, फंडेनेक्स में यू कैन ट्रेड न्यूज़, बाकी सब में कैसा है, यू आर नॉट एबल टू क्लोज ट्रेड्स और समथिंग और ओपन ट्रेड्स 2 और 5 मिनट्स बिफोर द न्यूज़. समझो आपका न्यूज़ 7 बजे आने वाला है तो 6:55 और 7:05 के बीच में आपकी ना कोई ट्रेड खुल सकती है ना कोई बंद हो सकती है. बट अगर आपने ट्रेड किया
और आपका लॉस हुआ तो लॉस आपका है, बट अगर आपने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट इट वॉन्ट बी यूनिट। So it's better to just avoid then. हाँ, बेटर टू अवॉइड, मतलब एक तरह से आप गैम्बल कर लोगे ना अगर आपको पता ही है अगर आप न्यूज़ करने वाले, क्योंकि यू नेवर नो कि न्यूज़ आपको क्या किस आपके फेवर में आने वाली कि नहीं। जितना भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, अगर इट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड, समझो अगर फॉरेक्स इकोनॉमिक्स या कोई भी अगर वेबसाइट पे भी दिखा तो आपको एक कंसेंसस या एक्सपेक्टेड दिखता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज श्योर कि वही आएगा, राइट? अगर उसके अगेंस्ट आ गया वो आपको भी नहीं पता है। इट इज़ द मेन थिंग। Doesn't make sense. एंड आप इंडिकेटर्स क्या क्या सब यूज करते हो? क्योंकि काफी लोगों को इंडिकेटर्स बहुत पसंद है. Yep. So I have multiple strategies. समझो I use sometimes EMA crossovers and stuff for scalping. तो ये 6 और 9 EMA का crossover हो गया. So basically मैं अलग अलग strategies बनाते रहता हूँ. But major जो मेरी EMA और strategy है जो इंडिकेटर बेस्ड है, तो एक एशियन बेंच करके इंडिकेटर है। ऐसे ने जो अच्छा लगा मेरे को, मैं भी आज थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ वो. ओके, वो एक हो गया। फिर एक FVG इंडिकेटर होता है, वो बेसिकली थोड़ा लेजी, अगर आप समझो आपको इम्बैलेंसेस मार्क नहीं करने, वो आपको सारे इंडिकेटर सारे FVGs मार्क करके देता है कि हाँ देखिए बैलेंस्ड है। वो हो गया। फिर तीसरी चीज VWAP हो गया। आई थिंक VWAP इज द VWAP. हाँ. VWAP तो VWAP हम इसमें अपना यूरो मैंने करेंसी पेयर्स में, मैं इंडियन मार्केट में VWAP हम यूज करते हैं, बट हम USD ये सब में VWAP यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज इट, बट एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई यूज भी करो तो एक डिफाइंड अप्रोच से यूज करो। कि समझो किसी दिन काफी ड्राई लिक्विडिटी है, आपको पता ही होगा कि VWAP एक इंट्राडे इंडिकेटर है कि बनता है, तो इट टेक्स टाइम। तो अगर आप समझो सुबह के टाइम पे एशियन में ट्रेड कर रहे हो तो वो तब तक बना ही नहीं है, प्राइस इतनी हिली नहीं है कि VWAP भी आपका हिले। तो जब लंदन में बनता है अच्छे से, आज प्राइस एक तरह पे ट्रेंड करती है, तो आपका VWAP स्टेबलाइज होता है। तो उस पर आपकी मीन रिवर्जन वाली स्ट्रैटेजीज काम करती है कि बेसिकली प्राइस ज्यादा एक्सटेंडेड, आप क्या पता है पुल बैक दे के वापस जाए, तो आपका पुल बैक कभी भी आपके आसपास हो गया चीज है। तो उस तरह से आप मीन रिवर्जन की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, आप एक्सपेंशन की बना सकते हो। तो आई हैव अ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी कि प्राइस अगर समझो लंदन के पास एक टाइम पे समझो 2 PM IST के बाद में अगर समझो कंसोलिडेट कर रहा है और आपके पास ऊपर एक हाई है जो ब्रेकआउट हो सकता है, तो प्राइस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके वापस ऊपर चले जाएगा एंड स्टफ। तो एक ही काफी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। एंड ट्रेडिंग जर्नल अब हर दिन मेंटेन करते हो या कभी कभी मिस भी हो जाती है? The thing is, ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने आपको बताया, दिस वाज फॉर माय एंटायर इवल फेज, 6 महीने का इवल फेज वाला। तो अभी आप करते हो या नहीं करते? अभी सिंस आई एम टीचिंग एट अ सर्टेन प्लेस, तो मेरी जो अकाउंटेबिलिटी वाली पार्ट है, आई कॉल इट आउट। बेसिकली अगर समझो मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी जो कम्युनिटी है, मेरा जो आपस में है, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस वे से मैं अकाउंटेबल रह रहा हूँ कि मतलब अगर मेरा SL लग रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि मेरा SL लग रहा है एंड स्टफ। रॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ। तो मैं ये भी मेरे सारे स्टार्ट है, ये भी जो स्टार्ट आपको मैंने दिखाया, ये सारे पब्लिकली एक्चुअली अवेलेबल है, तो मतलब ट्रांसपेरेंट होना। हाँ भाई. एंड व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक? जब भी आप ट्रेड करते हो, डेली रूटीन क्या है? कब उठते हो? ट्रेड प्लानिंग, एनालिसिस? सो फॉर नाउ इट इज़ वेरी वेल स्टार्टेड। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी इट वाज लाइक आई यूज्ड टू वॉच द मार्केट एट एवरी अदर सेशन। आपका लंदन हो गया, आपका एशियन जो सुबह के 6 बजे वाला होता है, वो मैं पूरी रात जाग के करता था, क्योंकि सब आपका NY का AM और PM दोनों हो गया। आपका 1:30 to 2:30 को NY बंद होता है, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर एक एशियन होता है। तो जनरली जो न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं, या तो वो NY पूरा ट्रेड करते हैं, उसके बाद एशियन सुबह का ट्रेड करते हैं। उसके आपके निकाय हो गया, एशियन इंडाइसेस हो गया, तो मैंने वो भी ट्रेड किया। तो अभी के लिए इट इज क्वाइट फिक्सेटेड टू द लंदन ओपन एंड द NY ओपन। उसके अलावा आई एम ऑब्जर्विंग द मार्केट्स, एज इन इवन इफ आई एम लुकिंग एट इट फॉर समवन एल्स, की बेसिकली किसी और के एनालिसिस चेक करने के लिए कि इफ योर ही इज डूइंग वेल और नॉट। ओके ओके ओके. एंड अब आप बोल रहे हो कि आप जब लॉट साइज डिफाइन करते हो तो आप एक मतलब स्पेसिफिक वाला लॉट साइज डिफाइन कर लेते हो कि चलो मेरा स्टॉप लॉस इतना है, ये है, वो है, बट उसके बाद कभी भी ट्रेड जब चलता है तो उसमें पिरामिडिंग, एवरेजिंग या लॉट ऐड एडिट ये सब कुछ करते हो? वो ट्रेड मैनेजमेंट का होता है। लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर ट्रेड व्हिच इज रनिंग अप 2 और 3 आवर, और वो इवैल में चल रही है, वेयर आई नीड 6 आवर और समथिंग 5 आवर, कभी कभी चाहिए होता है, एज इन that is very less. This is a 1:1 trade. Let's say in last hour as well, I just got 2 or 3 trades ऐसे. I mean 1:6 or something. क्योंकि मेरी जो strategy है, it works on a very high win rate and 1:2, 1:3 at max. तो ये जो 1:6 वाले आते हैं वो तभी चलते हैं when there are multiple confluences, कि मुझे पता है कि trade now it will go in my favor and stuff. तो तभी होल्ड होता है। तो साल में 1 या 2 बार होगा, बट इट गिव्स अ वेरी गुड आर्मर। समझो इस वाले में भी लेट्स से इफ दिस वाज ऑन अ लाइव अकाउंट, इट वाज द $20,000 ट्रेड। तो लास्ट year I had a similar one with a 32-ish on the left. Oh, एक ही ट्रेड में ही? हाँ, so what that dragged my account from -5% to straight up to somewhere close to 3 or 4%. हाँ ओके. एक ही ट्रेड में ही. तो आप जब जैसे आप ट्रेड में रहे हो, लेट्स से इफ यू आर सेइंग कि आप 1:2 1:3 के अंदर आप रहते हो,
बट पकड़ो कि वो 1:2 आपका प्लान हो गया कि ये 1:2 हो जाएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा, बट अगर वो 1:4 चलेगा तो आपके अपना बेस वाला कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हो या पूरा वेट करते हो और जाने दो जाने दो? आई प्रेफर नॉट ट्रेलिंग इट आउट बेसिकली, मतलब ट्रेलिंग आउट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स करता हूँ कि 1 आवर पे समझो मैक्स पूरे का ऐसे लगा दे कि 1 आवर पे अगर नीचे रिट्रेस करता है तो अनएग्जिटिंग है स्टफ। बट अबाउट 2 और 3 आवर लाइव अकाउंट में अगर आप देखो, अगर आप 1% के साथ हो, आपको 2 और 3 आवर इन मॉनिटरी टर्म इट इज अ लॉट टू एक्चुअली बुक इट। जो इवैल फेज में होता है वही होता है कि आई एम स्टार्टिंग टू ट्रेल एंड ट्राइंग टू गेट मोर आउट ऑफ इट, कि मुझे इवैल क्लियर करना है विद टेट, और उसके अलावा तो नहीं। सो ट्रेलिंग इज वन थिंग विच आई समटाइम्स यूज, बट उसके अलावा इट इज बेटर टू बुक इट ऑल एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट। कि आपको वो इमोशनली भी आप उतने अटैच या ड्रैग नहीं हो पाओगे। अगर आप समझो आप बार बार धीरे धीरे कम करो, अगर आप बड़ी मूव पकड़ भी ले रहे हो तो योर साइज नॉट इनफ। जनरली लोग साइज को देखते ही नहीं है, एज इन लोग कहते हैं कि मैंने 200 पे पकड़ा, 500 पे पकड़ा, बट पॉइंट 1 लॉट से पकड़ा भाई। तो मतलब नहीं है कुछ। आई दैट इज माय आप अपने जो ट्रेड्स रहते हैं वीकली, जितने भी आप ट्रेड्स लेते हो, तो उसको आप एक ऐसा होता है, जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, वीक भर में जो भी ट्रेड हुआ एक बार मैं सैटरडे संडे को रिव्यू कर लेता हूँ कि ये दिन ये गलती हुआ, ये दिन और थोड़ा वेट कर सकते थे, तो आप वैसे करते हो वीकेंड में या छोड़ देते हो जो हो गया हो गया? नो नो आई डू इट बेसिकली। अगर मैं समझो दिन में अगर 5 दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो हर दिन पे पिछले एक पूरे का वीकली रिवाइज होता है कि मैंने कल क्या किया था, उसी वे में मेरा आगे का बायस बनेगा, उसी वे में आगे का स्ट्रैटेजीज बेसिकली डिसाइड करो कि आज रिस्क क्या करना है। एक तरह से विक्स को देख लेता हूँ कि विक्स हाई है कि लो, समझो यूएस का विक्स अभी 15 के नीचे है और एक अप मूव आ रहा होगा, तो मतलब मुझे पता है कि लिक्विडिटी ड्राई होगी, तो आई नो व्हाट साइड टू ट्रेड ऑन, बेसिकली कैसे ट्रेड करना है स्टफ। अभी समझो परसों का फॉल आया तो 15 से आई थिंक फ्राइडे को जब ऑल टाइम हाई हमारा, उसके बाद विक्स काफी शूट अप हो गया होगा कल से परसों। हाँ, वोलेटिलिटी आई हो। वॉलेटिलिटी, तो आई नो व्हाट माय रिस्क शुड बी। अभी समझो क्योंकि एक तरह से समझो नैस्डैक अगर 100 पॉइंट एक दिन पे मूव कर रहा था तो कल के दिन में 1000 पॉइंट मूव कर गया, तो आप मेरे एसएलजी बढ़ जाएंगे, तो उस तरह से आई नीड टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली, तो वो आई डू इट एवरी डे, दैट ओके इज ओके। सो अभी प्लान क्या है, मतलब यही 100 वाले अकाउंट्स को स्केल अप करना है या उसको कुछ डाइवर्सिफाई करना है या पर्सनल फंड्स पे चले जाना है? द थिंग वन। हाँ, आगे का प्लान आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रोफेशनल अप्रोच, एज एन ये प्रॉप्स आई थिंक दीज आर वेरी गुड फॉर स्टार्टर्स, बट इवेंचुअली अंटिल अनलेस समझो आपका एक स्केल अप हिट नहीं होता है तब तक इट डजंट मैटर मच। अगर 200 ओके। के में देखूँ तो आपका 200 से 240 और 392 ये सारी सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप उसी साइकिल में फंसे हो कि इवैल क्लियर कर रहे हो, लाइफ से एक पे आउट ले रहे हो, वापस ब्लो कर रहे हो, तो यू आर स्टक इन दैट प्लेस, सो इट इज़ बेटर टू एक्चुअली बी कंसिस्टेंट एंड हैव अ स्टेडी ग्रोथ which I feel. तो ओके। मैं ट्राई उसी के लिए कर रहा हूँ, along with that I am having a professional approach as well. I mean प्रोफेशनली भी इस चीज़ को फर्दर परस्यू करूँ। करोगे ओके, क्योंकि बहुत लोग तो मतलब वो फुल टाइम प्रॉपर में ट्रेड करते हैं, लाइफ टाइम के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सेट हो गया है उनका दिमाग कि चलो ठीक है, अपने फंड्स हमें लगाना ही नहीं है, प्रॉप फंड के फंड से हम ट्रेड करेंगे, 2 3 4% निकालेंगे, बस काम खत्म, ऐसे करके 4 5 अकाउंट रखेंगे एंड मंथली 20 30% निकालेंगे, हो गया अपना कैलकुलेशन। बहुत वो लोग हैं। हाँ, बट आई थिंक वो परसेंटेज काफ़ी कम है, एज इन मैंने देखा है ओके। इंडिया में काफ़ी कम है, क्योंकि इंडिया में अभी ये कल्चर स्टार्ट हो गया है, एज इन लास्ट 1 साल में या कभी, क्योंकि पहले आई थिंक इतना नाम नहीं था। इतना नाम भी नहीं था, लोगों को समझ भी नहीं था कि प्रॉप फंड का मतलब क्या है, भी उनको समझ भी नहीं आता होगा। And what is the one piece of advice you wish to have, like when you started as a prop trader? आपने ऐसे कुछ सोचा है कि अगर मेरे को कोई ये चीज बोला रहता तो एटलीस्ट मेरा 8 10 अकाउंट उड़ते हैं नहीं? तो वन स्ट्रैटेजी विच आई वुड गिव देम कि स्ट्रैटेजीज के पीछे मत भागो कि आई एम लूजिंग दिस, आई मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी आप ट्रेड करो उसी को रिफाइन करो, क्योंकि एक तरह से समझो मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ट्रेड्स पे क्या देख रहा हूँ। अगर मैं किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहा हूँ तो मैं उसके नजरिए से नहीं देख पाऊंगा, राइट। उसका जो पीओवी होगा वो मैं मैच कभी कर ही नहीं पाऊंगा अंटिल आई हैव दैट मच एग्जीक्यूशन टाइम। तो वॉट एवर यू यूजिंग स्टिक टू दैट एंड रिफाइन इट इन योर ओन वे, ट्राई टू डू इट इन योर ओन वे, और उसी को कस्टमाइज करो एक तरह से। अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी तो कॉपी कर लोगे बट उसकी एग्जीक्यूशंस नहीं कॉपी कर पाओगे, जो उसको दिख रहा है वो आपको नहीं दिखाएगा ब्लैक मार्केट में। और वो एंट्री एग्जिट भी नहीं कर पाएगा, फिर बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप ट्रेड बता दो, हम ट्रेड ले हाँ, लेंगे, बट उसी में कॉपी ट्रेडिंग हो जाती है, फिर ट्रेडिंग नैग हो जाता है और फिर आपका अकाउंट चले जाएगा, तो आप बोलोगे प्रॉप फॉर्म ने के लिए कि ले गए ये कर गया। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज हैविंग ए मेंटर और कम्युनिटी व्हेन ट्रेडिंग विद ए प्रॉप फर्म? प्रॉप फर्म में ऐसे भी होता है क्या, लोग अपना एक छोटा मोटा कम्युनिटी बना के हाँ। अकाउंट्स यूज करके करते हैं, वैसे भी करते हैं? हाँ, सो मैंने देखा लाइक लोग क्या करते हैं, हेजिंग भी कर लेते हैं। अगर आपकी छोटी कम्युनिटी है तो एक ने लॉन्ग लिया, एक ने शॉर्ट डाल लिया, तो मतलब समझो आपके पास 4 अकाउंट है, ठीक है। तो एक ने फेज, तो 4 अकाउंट से आपका एक लाइव बन जाएगा, फिर 2 बंदे अलग अलग फेज 1 में करेंगे तो एक फेज 1 ब्लो हुआ, एक फेज 2 आगे गया। सेम चीज वापस फेज 2 में करेंगे तो एक फेज 2 ब्लो हुआ, एक फेज 2 गया, तो एक तरह से एक लाइव अकाउंट हो गया आपके पास। तो एक चीज है जो लोग कम्युनिटी में आई थिंक करते हैं, बट
इट इज़ अ बेटर, उससे बेटर क्या है, यू हैव अ गुड कम्युनिटी, यू होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल कि आप अपनी एनालिसिस 5 लोगों के साथ शेयर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं यही ट्रेड करूँगा, मैं यही रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड करूँगा। आप रोज़ उसमें अपना पीएनएल डाल रहे हो कि बेसिकली मेरा अकाउंट आज इतने पे। एटलीस्ट अकाउंटेबल तो रहेगा कि हाँ, चलो ठीक है कि मैंने ये लिया था, देख लो यही था रिजल्ट। हाँ, तो मेरा एक एज एन मेंटर भी थे जो मुझे इंडियन मार्केट उन्होंने सिखाया था, उन्हीं के थ्रू तो फिर मैंने सीखा था, उधर से आई थिंक मेरी कम्युनिटी बिल्डअप हुई थी। तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स, TAG करके, कि ग्रुप्स ऑफ 5 वेयर एवरीवन इज पोस्टिंग देयर जर्नल एंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ देयर पीएनएल, कि आज के डे में माय स्क्रीनशॉट ऑफ माय पीएनएल इज दिस मच, आई हैव रिस्क दिस मच, दिस इज व्हाट आई एम ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेड। तो इस तरह से आगे चल के यू विल बी डिसिप्लिन्ड इनफ एंड यू वोंट बी एबल टू गैम्बल एंड स्टफ। यू नो, अगर आपको पता है आपको 10 लोग देख रहे हो तो आप गलत चीज नहीं करोगे, राइट? नहीं करोगे ऑफ कोर्स। हाँ, एंड जो भी नए बंदे अभी प्रॉप फर्म्स, ये फंडिंग फर्म्स के लिए वो मतलब आगे आ रहे हैं करने के लिए ट्राई, उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या रखेंगे? उन मोस्ट ऑफ द लोग आई नो उनको लगता है कि बहुत इजी है, हम क्या करते हैं खरीद लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, एंड दे एंड अप ब्लोइंग इट आउट। उसके बाद लगता है कि फ्रॉड हो गया, हमें पैसा नहीं मिला। तो उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी, सो एटलीस्ट दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम वेस्टिंग ऑल दोस मनी? Okay, two things. One thing is don't just start it off कि परसुइंग में डायरेक्ट पूरा ट्रेडिंग करूँगा एंड स्टफ। हैव अ बैकअप एज वेल कि आपका एक फिक्स्ड इनकम सोर्स है जहाँ से आप अकाउंट्स भी खरीद पाओ। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है, जब आप अकाउंट्स खरीदते हो जस्ट कीप इन माइंड व्हाट योर रिस्क इज एंड स्टफ्स, कि आप डायरेक्ट 5% या ब्लो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने ब्लो करके बना भी लिया तो आपका लाइव अकाउंट कभी सस्टेन नहीं होने वाला है। आई सीन पीपल कि मैं आए फॉरेक्स स्पेस में 1-2 महीना हो गया, उन्होंने अकाउंट तो क्लियर कर लिया बट लाइव अकाउंट कभी सस्टेन ही नहीं कर पाए। इसमें क्या होता है, आपका लर्निंग का खींच जाता है कि आपने जो 3 महीने दिए हैं उसमें आपने गैम्बल ही किया है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है एक तरह से। तो आपका लर्निंग के जो ऑलरेडी 1 साल का होता है जनरली, अगर आप देखोगे तो 3-6 महीने आपका लर्निंग, आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, 3-6 महीने आप साइकोलॉजी में डाल रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तो अगर आप उसमें 2-3 महीने गैम्बल कर रहे हो तो पूरा आपका सैंपल स्पेस आप खराब कर दोगे। तो मेन थिंग तो वही है कि ट्राई टू फिक्स व्हाट यू आर यूजिंग, फिक्स योर स्ट्रैटेजीज एंड आपके रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा चेक में करो। डोंट ट्राई टू गैम्बल इट ऑफ, गैम्बल से आपका कुछ नहीं होगा, आपके पैसे जाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, अगर आप कमा भी रहे हो तो आपके जा भी डॉलर में ही रहे। में जा 500 आप सोच रहे हो बट जा रहे हैं असली 40,000 यार, 50,000 जा रहे हैं, वो दिख रहा है 500 गया 50,000 गया बचा। फिर कर ही लो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एज वेल। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों ने शेयर भी कर देना। एंड फंडेड न्यूज़ का नीचे मैंने लिंक एंड कूपन कोड दोनों दे दिया, गो अहेड एंड चेक इट आउट। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून न्यू।